नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है इश्क तुमसे है और इसकी राइटर है नौशीन फ़याज़। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ मुंतज़िर थी। बंद शीशों वाली खिड़की पर सफ़ेद पर्दे गिराए, नरम तकिए पर बाल बिखराए बेसुध सोई हुई उस लड़की, गुज़रे सालों में जिसने उसी कमरे में उसी बिस्तर में सोई हुई मनाल को जगाते हुए बड़े वसोक से कहा था, मैं इन बर्फ़ज़ारों और बर्फ़ीले नज़ारों से कभी उकता ही नहीं सकती। मुझे इन मुक़द्दस नज़ारों से इश्क था, इश्क है और मरते दम तक इश्क रहेगा। उसका ये एतराफ़ इश्क जनवरी की सर्द हवा ने चुपके से उड़ाया और मुंजमद नज़ारों के हवाले कर दिया था, जिन्होंने अपने साथ ही इस एतराफ़ को तस्वीर कर लिया था। ये ऊंचे नीचे, दूर नज़दीक, छोटे बड़े सारे पहाड़ उसे वैसे ही वालहाना याद करते थे जैसे वो इन पहाड़ों को मुल्तान के खूबसूरत और वसी घर में याद किया करती थी। हर शख्स को, हर आने वाले शख्स को वो अपनी वादी से मोहब्बत का बताना कभी नहीं भूलती थी। उसके कमरे की चार दीवारी पर उन्हीं पहाड़ों की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें थी जैसे वो वाकई वहाँ मौजूद हों। कसमसाकर एक दो करवटें बदलते अचानक जैसे उसे एहसास हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं। उसने कंबल से मुँह निकाला। ओ मेरे खुदा! अपने हाथों और पैरों से कंबल को धकेलकर एक ही जस्ट में वो नीचे उतरी। उसे भूल ही गया था कि वो मुल्तान से कल रात अपने ख्वाब नगर आ पहुंची है। नीचे उतरकर उसने मखमली पापोश में पैर फंसाए और फ़ौरन खिड़की के पर्दे हटाए। शीशे खुलने की देर थी कि बर्फीली हवा ने गले लगकर खुश आमदीद कहा। वो थर्रा कर रह गई। सामने दोदिया मंजर ने उसकी नज़र बांध कर सहर ज़दा कर दिया था। उसे लगा वो बर्फ़ की हो गई है। मुझे तुमसे इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है, मुझे तुमसे मरते दम तक इश्क रहेगा। दोनों बाहें खोलकर उसने तजदीद इश्क किया। पहाड़ों ने मुस्कुराकर एतराफ़ उसी की तरफ लौटाया। नीचे रास्ते से बर्फ़ हटाते लड़के ने सर पर पाकोल को दुरुस्त किया और नज़र ऊपर की। उसे लगा वो सारी ज़िंदगी वहाँ से हिल नहीं सकेगा। उसने यहाँ बहुत खूबसूरती देखी थी, स्याहों में बहुत दीवानगी देखी थी। जिस शय ने उसे मुजस्मा किया वो शय, वो लड़की थी, वही लड़की, हाँ वही लड़की। तरोताज़ा होकर खुद को अच्छी तरह लपाट कर वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो बड़े अब्बा की आवाज़ के साथ एक टीवी की आवाज़ थी जो इतने बड़े घर में गूंज रही थी। उसने कमरे में कदम रखा। बड़ी अम्मी अपने बेड पर तकियों के सहारे बैठी हुई थी। कंबल उनकी टांगों पर फैला हुआ था और हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने होंठ हिलने के साथ साथ गिर रहे थे। बड़े अब्बा अपनी बेद की छड़ी कुर्सी के साथ टिकाए ऐन दीवार पर टंगी LED के सामने बैठे थे। कुल वक्ती मुलाजमा उनके सामने मुजरिम बनी खड़ी थी। यकीनन हानिया के आने से पहले उसकी क्लास हो रही थी। वो सलाम लेकर बड़े अब्बा की तरफ प्यार लेने बढ़ी तो उन्होंने हाथ के इशारे से बुत बनकर खड़ी कुल मीना को तकरीबन दफ़ा ही किया था, जिस पर शुक्र का कलमा पढ़ती ममनून नज़रों से हानिया को तकती वो पल भर में बाहर गायब हुई थी। इतनी जल्दी उठ गई तुम? नाज़नीन तो कहती थी तुम्हें उठाया ना जाए तो रात भर सोने के बाद तुम दिन भर सोओगी और फिर अगली रात। मुस्कुराकर उसे पहलू में जगह देते बड़ी अम्मी ने कहा तो वह हंस पड़ी। मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। वो मुल्तान की सुबह होती हैं जो मुझे जागने नहीं देती। यहाँ बर्फ़ की परियां मेरा मुंह चूमती हैं तो मेरी आंख खुल जाती है। हाँ, तुम्हारी सुर्ख नाक देखकर पता चल रहा है। चैनल बदलते बड़े अब्बू ने उसे देखकर कहा और एक बार फिर टीवी की तरफ मतवज्जे हुए जहाँ कल रात होने वाली लैंड स्लाइडिंग की खबर चल रही थी। पता नहीं दाऊद भाई घर पहुँचे कि नहीं, उसे फ़िक्र हुई। दाऊद यहाँ से निकल गया था, मेरी बात हुई है उससे। बड़े अब्बू ने उसे मुतमईन किया। उसने शुक्र किया कि उसके यहाँ पहुँचने से पहले ऐसा कुछ नहीं हो गया। हानी बच्चे, भूख लगी है तो इस गुल मीना से कहो तुम्हें नाश्ता बना दे। कहाँ बड़ी अम्मा, इतनी जल्दी नाश्ता करने का दिल नहीं करता। मैं तो ज़रा देर के लिए बाहर जाने लगी हूँ। बाहर कहाँ? बड़े अब्बू जैसे एक कान उन्हीं की तरफ लगा कर बैठे थे। बस यहीं घर के बाहर सड़कों पर बर्फ़ पड़ी है, वहीं देखने। अकेली कहाँ जाओगी? ज़रा चाय पी ले तो मैं खुद तुम्हें ले चलता हूँ। उनकी बात पर वो खुश हो गई थी, वरना उसे खदशा था कि कहीं पहले की तरह मना न कर दे। पिछली बार वो यहाँ तकरीबन 4 साल पहले आई थी। उसी तरह सुबह सुबह उसने मनाल को उठाया और ज़बरदस्ती बिस्तर से निकालकर साथ ले जाने पर आमादा किया। अभी घर से चंद कदम दूर ही गए थे जब बड़े अब्बा ने अपनी मशहूर ज़माना बेद की छड़ी घुमाकर बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर मारी। 1 मिनट से पहले पहुँचो वापस और आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर बाहर निकली तो इसी छड़ी से। उनकी अधूरी बात को दोनों ने पूरा समझ लिया था। ये नहीं था कि वो लड़कियों के बाहर निकलने के ख़िलाफ़ थे, बस एक तो मौसम बहुत ही ख़राब था, दूसरा अलील सुबह वो दोनों बिना पूछे बिना बताए निकल पड़ी थी। कश्मीरी चाय के भाप उड़ाते बड़े बड़े मग पीने के बाद वो बड़े अब्बा के साथ बाहर निकल आई। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। पहाड़ों के पार कहीं सूरज तुलू तो ज़रूर हुआ होगा। ये अलग बात कि सुबह के उजाले के अलावा उसका सबूत कुछ नहीं था।
कुछ दूर जाने के बाद ही बड़े अब्बा छींकने लगे थे। उनके कदमों की रफ्तार भी इंतहाई सुस्त हो गई थी, जिसे हानिया ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। वो तो जल्द ही जल्द दूर, बहुत दूर चली जाना चाहती थी, मगर अब उसे लग रहा था यहीं से पलटना पड़ेगा। हानी बच्चे, अब वापस चलें। वो ना भी कहते तो उनकी हालत इज़हार चीख चीख कर कह रही थी, जिसे हानिया ने नज़रअंदाज कर दिया था। अब जब वो मुंह से कह रहे थे तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। सो इस बात में जवाब देकर उनकी तकलीद में कदम वापसी की तरफ मोड़ दिए। सामने कुछ दूर से आते शख्स को उसने इस खूबसूरती नौरानी मंजर में गुनाह के किसी स्याह धब्बे की तरह देखा और बड़े दिल से नज़रअंदाज कर दिया। अरसल कहता था, अगर नज़रअंदाज करने के फ़न की कोई डिग्री होती तो अपनी हानिया को PhD की हमपला डिग्री मिलती। बेवक्त याद पर वो मधम सा मुस्कुराई। ठंडी पड़ती नाक को दस्ताने पहने हाथों से ढककर वो सुस्ती से कदम उठा रही थी। सामने दिखाई देता शख्स उनके करीब आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? इतनी सुबह बाहर है? उसके उर्दू लबो लहजे पर हानिया ने सिताइशी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो कोई ज़्यादा उम्र का आदमी नहीं, तकरीबन उसी की उम्र का लड़का था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस ज़रा हानिया को लेकर बाहर निकला था। हिम्मत जवाब दे गई। और अब बस वापस घर जा रहे हैं। आप जानते हैं आपकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, फिर भी गैर महसूस तरीके से वो बड़े अब्बा का हम कदम हुआ था और हानिया पीछे रह गई थी। सबसे लड़कर यहाँ ये सब देखने आई है। अब मैं भी ना लेकर आता तो कौन लेकर आता? जैद, जैन वगैरह होते तो। नमनाक लहजे में अधूरी बात के बाद घर पहुँचने तक खामोशी उनके साथ सफ़र करती रही। अच्छा अंकल, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी शय की ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर दीजिएगा। कहाँ चले? अंदर आओ, गुलमीना नाश्ता बना रही है, साथ नाश्ता करते हैं। अच्छा आप चले, मैं ये चीज़ें रख कर आता हूँ। किसी तकल्लुफ़ में पड़े बगैर उसने फ़ौरन हामी भरी और बेलचा वगैरह जो वो दरख्त के तने के साथ रख कर गया था अंदर रखने के लिए चला गया। ये सलमान है, यहीं पास ही में रहता है। जब से सब गए हैं बेचारा रोज़ आते जाते पूछता है, घर भी आ जाता है, बाहर के सारे काम यहीं करता है। बड़े अब्बा को तारुफ अब याद आया था। वो उनके पीछे ही अंदर आ गया। थोड़ी देर में बड़ी अम्मी की हदायत के साथ गुलमीना ने खाने की मेज़ सजा दी। अगरचे खाने के दौरान भी सलमान बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी से बातें कर रहा था, फिर भी हानिया को सब कुछ बड़ा वीरान सुनसान लग रहा था। उसे वाजिद मामू और साजिद मामू के ख़ानदान के साथ आबाद इस घर के सुबह शाम याद थे। बड़ी बेदिली और खामोशी से नाश्ता किया था उसने। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दोनों मामुओं के यके बाद दीगरे बैरून मुल्क ख़ानदान समेत मुंतकिल होने के बाद बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की उस घर में ज़िंदगी कैसी होगी। वो जवान थी, इसके पास हज़ार मशगले थे, दिल में कहीं उमंगें थी। इसके बावजूद वो 2 दिन में उकता गई थी। बाहर बर्फ़ पोश मनाजिर थे जो नज़र को भले लगते और दिल को खुशी देते थे, मगर वो बाहर जा नहीं सकती थी। बड़े अब्बा ने 2 दिनों में कई बार उसे बाहर अकेले निकलने से मना किया था। तुम्हें न ढंग से रास्तों का पता है, ना तुम बर्फ़ के तेवर पढ़ना जानती हो। खुदा न ख्वास्ता एक गलत कदम सारी ज़िंदगी के लिए पछतावे दे जाएगा। वो मान लेने के अलावा क्या कर सकती थी। फ़ोन के सिग्नल कभी मिल जाते थे और कभी सारा सारा दिन गायब रहते। उसे लगने लगा था वो वाकई अपने ख्वाहिश के किले में महसूर हो गई। इन बर्फ़धारों ने खुशबू जैसी उड़ती लड़की को एक कमरे में कैद कर छोड़ा था। अभी भी वो खिड़की के सामने कुर्सी डाले बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिरते देख रही थी। दिल चाह रहा था एक बार तो बाहर निकलकर उन्हें मुट्ठियों में ले। कुछ सोचकर वो उठी और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी। दस्ताने, ऊनी टोपी, गरम शॉल वगैरह ओढ़कर वो नीचे आई तो बड़े अब्बा असर की नमाज़ अदा कर रहे थे। बड़ी अम्मी गालबन बावर्ची खाने में गुलमीना से कुछ पकवा रही थी। पहले उसने सोचा बिना बताए निकल जाए। बड़े अब्बा ने पिछले 2 दिनों में इतनी बार ताकीद की थी कि वो खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई थी। नमाज के बाद दुआ करके उन्होंने जाए नमाज तय की और उस पर दुआ फूंकी। बड़े अब्बा, मैं बाहर जाऊँ? पक्का ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी और थोड़ी सी देर में वापस आ जाऊंगी। उसने यकीन दहानी करवाई और बड़ी आस से उनका चेहरा देखने लगी। मैं साथ चलता हूँ। ओह नो बड़े अब्बा, आप नहीं, वैसे भी मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, आप रहने दे प्लीज़। तो सलमान को फ़ोन कर दे, उसे साथ ले जाए और कुछ चीज़ें वगैरह भी लानी है। गुलमीना ने तो कसम खाई है ख़त्म होने से पहले बताना नहीं। वो तो शुक्र हुआ मैंने खुद देख लिया। बड़ी अम्मी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो वो बड़ी शिद्दत से इनकार करते करते रुकी। बड़े अब्बा के चेहरे पर रजामंदी देखकर वो खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद जैकेट की जेब में सामान की फहरिस्त और पैसे लिए वो सलमान के हमरा घर से निकल रही थी। उन्हें ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था। हानिया ने सोच लिया था एक बार वो घर से निकले तो वो दूर भी जा सकती थी। ये सलमान कौन सा बड़े अब्बा थे। उसकी तवक्को से भी ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी थी और हो रही थी। इक्का दुक्का लोग ही बाहर नज़र आ रहे थे जो शायद बहालत मजबूरी बाहर निकले थे। शायद उनके घरों में भी कोई गुलमीना थी जो सौदा सल्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने से पहले नहीं बताती थी। अभी अपनी बेतुकी सोच उसने खुद ही हंसकर इंजॉय की। 2 कदम आगे चलते सलमान ने मुड़कर एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर समझ गया का तासुर देते सर हिलाकर सामने मतवज्जे हो गया।
आप ये सामान ले लें, मैं अभी आती हूँ। जेब से फहरिस्त और पैसे निकालकर उसे थमाते हुए वो खासे मुतबराना अंदाज में गोया हुई। चलें, कहाँ चलना है? उससे फहरिस्त और पैसे पकड़कर अपनी जेब में डालते हुए वो उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ तो हानिया गड़बड़ा गई। नहीं, कहीं भी नहीं, मैं बस यहीं, कहीं नहीं जा रही मैं, अटक अटक कर बोलती उसकी ज़बान आखिर में खफकी से रवां हुई थी। सलमान ने मुंह फेर कर हंसी छुपाई। अंकल ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था कि वो उसे छोड़कर भागने की कोशिश करेगी। उसने सोचा मगर कहा कुछ नहीं। ये वो बर्फ़बारी नहीं जिससे लुत्फ़अंदोज़ होने स्याह यहाँ आते। ये वो बर्फ़बारी है जो यहाँ बसने वालों के लिए वबाले जान बन जाती। कुछ इंतज़ार करें, लुत्फ़अंदोज़ होने के मौसम भी आएंगे। उसने जैसे तसल्ली दी। कितना इंतज़ार? 1 हफ़्ते में सब ठीक हो जाएगा? उसने बेख्तियार पूछा। 1 हफ़्ते में तो ये बर्फ़ भी नहीं पिघलेगी अगर मौसम का यही हाल रहा। आसार बताते हैं कि मौसम इससे ज़्यादा ख़राब तो हो सकता है मगर ठीक अभी नहीं। मगर मैं तो अगले हफ़्ते चली जाऊँगी। वो इस बात को अक्सर फरामोश कर गई थी कि जिससे वो बात कर रही है वो एक अजनबी है, लेकिन अजनबी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता। वो उसका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था जिससे वो अपनी बातें करती। शायद गुज़रे 2 दिनों में उसने खुद को इतना अकेला महसूस करना शुरू कर दिया था कि अगर वो ना होता तो हानिया शहजाद दीवारों से बातें करने लगती। इस पर तो मैं आपको झूठा दिलासा भी नहीं दे सकता, कहकर उसने कदम आगे बढ़ा दिए तो दिल ही दिल में सबसे नाराज़ होती वो भी उसके पीछे चल पड़ी। हालांकि दाऊद भाई ने कहा भी था कि अभी मौसम ऐसा नहीं हो सकता है, हम पहुंच ही ना सके, मगर उसने एक नहीं सुनी थी। जितनी उसे दादी से मोहब्बत थी उतना ही उसके और वादी के दरमियान मजबूरियों का जंगल था। कभी उसके पेपर, कभी उसकी पढ़ाई, कभी उसकी तबीयत और कभी अरसुल की ज़िद। वो हर बार आते आते रह जाती थी। वो खामोशी और लातलकी से सलमान को ख़रीदारी करते देख रही थी। वापसी पर उसके साथ साथ हानिया के हाथों में भी मुख्तलिफ अशिया से भरे थैले थे। इतना सब कुछ मंगवाया बड़ी अम्मी ने? कोफत और बेजारी से थैले पकड़े वो बोली। नहीं आंटी ने तो इतना सब नहीं मंगवाया, मैंने लिए हैं कुछ चीज़ें, तो बाद में आकर खुद ले लेते, अब मुझे भी ये सब उठाना पड़ रहा है। किसी लगे लिपटे के बगैर उसने मुंह पर बात मारी। असल में मेरा इरादा भी बना है, वरना घर से सवारी लेकर निकलता, उसने बुरा माने बगैर सहूलत से जवाब दिया। जो अलम गलम हानिया की नज़र में उसने उठा लिया था वो चाहता भी तो अपने दोनों हाथों में समा नहीं सकता था। आते हुए वो अरसुल का लैपटॉप उठा लाई थी। मकसद तो सिर्फ उसे सताना था, मगर अब बर्फीले नज़ारों के अलावा यही उसकी एक दिलचस्पी थी। अजीब मार धाड़ और एक्शन से भरपूर इंग्लिश हिंदी फिल्में थी जिन्हें ना चाहते हुए भी वो देखने पर मजबूर थी। गुलमीना उसे रात के खाने के लिए बुलाने आई तो लैपटॉप बंद करके वो नीचे चली गई। बड़ी अम्मी के साथ बातें करते हुए सलमान खाने की मेज़ पर बर्तन लगा रहा था। गैर महसूस अंदाज में हानिया ने खुद पर नज़र डाली। सारा लिबास सलवट ज़दा हो रहा था, जैसे किसी मटके से निकाल कर पहना हो। हाथ से सलवटें खोलकर उसने बालों से पोनी निकाली। शहद रंग तराशीदा बाल कंधों पर आन गिरे थे। उसी लम्हे किसी बात पर मुस्कुराते हुए सलमान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए रुका और फिर नज़रों का जाविया बदल गया। भाई आज का खाना तो बहुत ख़ास है, भला पूछो तो क्यों? वो हाथ धोकर कुर्सी घसीट कर बैठती तो बड़े अब्बा ने पूछा। उसने अब्रू अचकाकर क्यों का इशारा दिया। क्योंकि कहकर सलमान ने उन्हें मतवज्जे किया और रकाबियाँ उनकी सिमत बढ़ा दी, जिसे बड़े अब्बू ने एक एक करके चारों कुर्सियों के आगे रख दिया। उनकी अधूरी बात पूरी होने का इंतज़ार किए बगैर हानिया उनके साथ ही खाना शुरू कर चुकी थी। पहाड़ी बकरे की भुनी हुई रान, इश्तहा अंगेज़ सब्जियों का सूप और गरम गरम चपाती खुश जायका खाने ने हानिया के मूड पर अच्छा असर डाला था। खाना ख़त्म होने पर गुलमीना और सलमान ने बर्तन उठाए तो वो बड़े अब्बा से मौसम पर बात करने लगी। खाना पसंद आया? बड़े अब्बा ऐसे शौक़ से पूछ रहे थे जैसे ये खाना उनकी अजीम तरीन ईजाद, या चलो ईजाद नहीं तो दरियाफ्त हो। बिल्कुल पसंद आया बड़े अब्बा, सूप तो लाजवाब है। रात को सोने से पहले 2-1 बार फिर पीऊँगी। आपको पता है एक बार अरसल दोस्तों के साथ कहीं खाना खाने गया हुआ था, वापस आया तो इतनी तारीफ़ें कि अलामान मम्मी के साथ रोज़ बहस करता कि हमारे बावर्ची हसैन को कुछ बनाना नहीं आता, उसे फारिग करें। एक दिन तंग आकर मम्मी ने कहा हमें भी लाकर वो खाना खिलाएं। वो सूप लेकर आया। यकीन करे बड़े अब्बा, बाकियों का मुझे पता नहीं, मुझे तो बस उल्टियाँ ही आने लगी थी। इसके बाद सूप पीने से ही तौबा हो गई थी जो आज टूट गई। वो जाने किस तरंग में मुस्कुराते हुए पुरजोश तरीके से वाक़या सुनाने बैठ गई। ये सूप सलमान ने बनाया और ये भी। उनका इशारा बची हुई भुनी बकरे की रान की तरफ था। उनकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। हानिया एक लम्हे के लिए हैरान हुई, एक लम्हे के लिए झिंपी और फिर मुस्कुराने लगी। सलमान ने आते जाते रंग बड़ी दिलचस्पी से देखे थे। अरे वाह, आप तो बड़े छुपे रिस्तम निकले। ये सब मैंने नहीं किया, अंकल आंटी और फिर गुलमीना ने बहुत मदद की, वरना मैं अकेला क्या कर सकता था। गुलमीना ने शुक्र अदा किया कि किसी को तो उसकी कदर है, वरना चाहे घर में 3 ही बंदे थे, इसके अलावा काम तो फिर भी वो सारा दिन ही करती थी। बदले में बेवजह डांट डपट और फटकार मिलती।
ओ यार, सब्जियां काटना, धोना वगैरह ये काम तो और तरह के काम है, पकाया तो तुमने ही है ना। अब की बार बड़े अब्बा की बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। बर्तन उठाए जा चुके तो गुल मीना चाय बनाने चली गई। वो चारों वहीं बैठे बातें करने लगे। तो आप बावर्ची हैं या शौकिया खाना बनाते हैं? हानिया के सवाल पर उसके लबों पर सादा सी मुस्कुराहट उभरी। दोनों। हानिया ने उस बात में सर हिलाया और गुल मीना की लाए चाय अपने आगे सिरका ली। और आप क्या करती हैं? अगला सवाल सलमान की तरफ से था। मैंने बीए किया और अब बस मौज मस्ती करती हूँ। यानी आप कुछ नहीं करती? हानिया की तरह इस बात में सर हिलाकर उसने गर्म चाय का कप लबों से लगा लिया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो बुरा मान गई थी। बात ज़रूरत की नहीं, ख्वाहिश की होती है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अच्छे खानों का ना सिर्फ शौक़ है बल्कि जुनून है, खाने का भी पकाने का भी। बस इसीलिए सोचा हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश, जुनून या शौक़ होता होगा। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बड़े अब्बा की किसी बात का जवाब देने लगा। चाय पीते हुए हानिया सोच रही थी कि वो इस बंदे को अपने क्या शौक़ बताए। अच्छे से अच्छा लिबास उसके कमरे की अलमारी में बिना कहे आ जाता था। मूवीज़ वगैरह अक्सर मूड बनने पर वो सिनेमा तक दोस्तों के साथ देखने चली जाती थी। एक से एक बढ़कर खाना, तीनों वक्त के अलावा भी जब दिल करता हुसैन को कहकर पकवा लिया जाता था या ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लिया जाता। खूबसूरत रहने के लिए हर माह एक दो फेशियल, स्किन पॉलिश के लिए मम्मी पार्लर में उसके लिए वक्त ले लेती थी। महंगे से महंगे ब्रांड की चीज़ें एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मिल जाती थी। ऐसे में वो कौन सी ख्वाहिश और कौन सा शौक़ पाल सकती थी। एक वादी थी जो उसे तड़पाती थी। गर्मियों में सब वादी आते थे मगर वो हर बार इसी ज़िद में रुक जाती थी कि मुझे तो सरमा में बर्फ़बारी देखने जाना है। फिर हर सरमा में जब तक दाऊद भाई को वक्त मिलता उस वक्त तक रास्ते बंद हो चुके होते, या कभी वो बीमार हो जाती, कभी अरसिल कहता कि मुझे भी साथ जाना है और उसकी और अरसिल की लड़ाई से आजिज़ आकर दाऊद भाई सिरे से इनकार ही कर देते। वैसे अगर मैं कहूँ तो सलमान तुम्हें भी ये सूप बनाना सिखा देगा। बड़े अब्बा की बात पर वो लम्हा मौजूद में वापस आई। बिल्कुल भी नहीं बड़े अब्बा, मैं सीख कर क्या करूँगी? वैसे भी 4 दिन तक वापस चली जाऊँगी, क्या फ़ायदा ये 4 दिन चूल्हे के आगे ज़ाया करने का। चाय का खाली कप मेज़ पर रखकर कुर्सी धकेल कर कहती वो उन तीनों के चेहरे धुआं धुआं कर गई थी। एक बार फिर तन्हाई की सज़ा मिलने वाली थी। वो दोनों हानिया को देखकर इतने खुश थे कि उस घर के वीरानी में किसी के होने का एहसास बोलेगा वहीं अब जाने की बात कर रही थी। और सलमान, वो तो उस चेहरे को, इस आवाज़ को, इस लड़की को 4 सालों से दिल में बसाए बैठा था। इतने तवील इंतज़ार के बाद वो आई थी तो ऐसे कि वो उसकी मौजूदगी ठीक से महसूस नहीं कर पाया था। और वो जाने की बात कर रही थी। अपनी अपनी चाय ख़त्म करके वो खामोशी से उठ गए थे। रात के तकरीबन 8-9 बजे का वक्त था। अरसुल के लैपटॉप पर एक इंतहाई फजूल फिल्म देखते हुए उसे इंतहाई बोरियत का एहसास हुआ। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका। मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा था। कुछ सोचकर उसने जल्दी जल्दी मोटा अपर पहना, दस्ताने चढ़ाए, मफलर लपेटकर अपनी उन्नी टोपी पहनी और टॉर्च हाथ में लेकर वो बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी के सोने का यकीन करके बाहर निकल आए। उसका इरादा ज़रा सा फिर कर वापस आने का था। अपनी छत पर खड़े सलमान ने हैरत से उसे बाहर जाते देखा तो जल्दी से अपना बैग कंधे पर डालकर मफलर लपेटता उसके पीछे लपका। ज़रा सा चलकर हानिया को एक जगह अलाव जलता नजर आया। वो वहीं रुक गई। दफतन उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने एकदम पलट कर देखा, वहाँ सलमान खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने हैरत से सवाल किया। यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, वो भी अकेले? सलमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो यूं ही टहलते टहलते इधर निकल आई। उसने गड़बड़ाकर जवाब दिया, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया। उसने बैग नीचे रखा। उसे वहाँ छोड़कर वो रात की तारीकी में गुम हो गया। हानिया ने टॉर्च घुमाकर इर्द गिर्द देखा। हर सू बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दहकती आग का अलाव दूर था। जाने वहाँ कोई था भी या नहीं, उसने सोचा। आसमान पर बादल ही बादल थे, वरना रात ऐसी भी तारीख ना होती। वो खड़ी रही। 5 मिनट का कहकर उसे गए हुए 15-20 मिनट हो चले थे। यख बस्ता सर दबा चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। दफतन उसे अकब में सरसराहटें सुनाई दी। उसने मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली। कोई नहीं था। एक बार फिर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अब की बार उसे यकीन था कि करीब ही कोई है, मगर रोशनी में फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। खौफ से उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। स्नो लेपर्ड के बारे में अक्सर बड़े अब्बा बताया करते थे। और पिछले साल जब बड़ी अम्मी की तबीयत नासाज थी तो दाऊद भाई मम्मी को लेकर आए थे। उनका भी तो सामना हुआ था, बर्फ़ानी चीते थे। हानिया को लगा उसका सारा खून जम चुका और बदन पत्थर हो गया। अगर बर्फ़ानी चीता हुआ तो वो क्या कर सकती थी? चिल्ला सकती थी और चिल्लाकर किसी की मदद की उम्मीद के बगैर उसका शिकार हो जाती। अगर बर्फ़ानी चीता ना भी होता, कोई इंसान ही हुआ सलमान के अलावा, और उसके साथ क्या सलूक करता? एक के बाद एक ज़हन में आने वाला ख्याल उसके खौफ में इजाफा ही कर रहा था। उससे सारे दरख्त अफरियत नज़र आने लगे थे। पिछले 40 मिनट से वो एक ही हालत में खड़ी थी। पता नहीं कब आंख से आंसू भी बहने लग गए थे। पता नहीं उसे छोड़कर
वो कहाँ चला गया था? सॉरी मैं। सलमान की आवाज़ पर वो दाएं तरफ मुड़ी। वो नीचे झुककर सीधा हो रहा था जब हानिया ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस कदर घटिया मजाक करने की? मैं खौफ से मर सकती थी। यहाँ कोई दरिंदा आ सकता था। बिना रुके वो बोले जा रही थी और ऐसे ही बिना रुके उसके चेहरे उसके सीने पर थप्पड़ मारे जा रही थी। वो चुपचाप मार खाता रहा। मारते मारते वो रोने लगी थी। चमड़े के दस्ताने हाथों से निकल चुके थे मगर उसे एहसास नहीं था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो उसके कंधे से सर टिकाकर रो दी। हाथ अभी भी उसकी जैकेट पर थे। क्या गुजरे 4 सालों की दुआएं कबूल हो गई थी कि कबूलियत का अजर उसे एक लम्हे में उनके दरमियान में आ ठहरा था। सलमान का दिल चाहा आगे बढ़कर उसके वजूद के गिर्द अपनी बाहों की जंजीर डालकर उसे हमेशा के लिए कैद कर ले, मगर एक छोटा सा कदम बढ़ाने की बजाय वो एक कदम दूर हुआ। जैकेट तो वो छोड़ चुकी थी, अब तो बस हाथ ही रखे थे। झुककर उसने बैग खोला और लाई हुई लकड़ियों पर तेल डालकर माचिस की जलती हुई तीली फेंक दी। एकदम से आग भड़क उठी। गुस्सा उतर गया। उसने नॉर्मल लहजे में कहते हुए बैग से एक एक करके चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। दस्ताने पहनती हानिया खामोश रही। मैं जलाने के लिए लकड़ी लेने गया था और लकड़ियाँ लाते हुए एक जगह गलत कदम रख बैठा। बेतवाज़ुन होकर गिरा तो सर एक पत्थर से टकरा गया और मैं गालबन बेहोश हो गया था। शुक्र खुदा का खुद ही होश आ गया तो फ़ौरन दौड़ लगाई। बाखुदा जानबूझकर देर नहीं की, ना ही आपसे कोई मजाक किया है। बताते बताते वो अपना बड़ा सा बैग आधा खाली कर चुका था। हानिया को निदामत ने घेर लिया। उसे कोई हादसा पेश आ सकता है ऐसा तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो शायद उसकी शर्मिंदगी भांप गया था, इसीलिए अगली बात शुरू की। आप यहाँ आकर बैठिए, सर्दी का एहसास कम होगा। कदरे हमवार पत्थर आग के करीब रखकर उसने हानिया को पुकारा। वो खामोशी से वहाँ जा बैठी। अब ये बताइए क्या पियेंगी, सूप या चाय? तरोताज़ा लहजे में वो जैसे गुजरे घंटे का दावा कर रहा था। सूप पीते हैं। सूप के साथ फ्राइज़ खाएंगी? मैंने खुद बनाए हैं। एक छोटी सी प्लेट में फ्राइज़ निकालकर उसके सामने रखकर सलमान ने 2 प्यालियों में सूप डाला। एक उसके हाथ में देकर दूसरा खुद पकड़ा और इसके सामने जाकर बैठ गया। कान पकड़कर माजरत करूं तो माफ़ी मिल जाएगी? एक हाथ से अपना कान पकड़े वो पूछ रहा था। हानिया झीम कर मुस्कुराई। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने खुलकर एतराफ़ किया। आप सॉरी कहती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या कभी किसी ने आपको बताया? जब तुम सॉरी कहती हो तब तुम सबसे अच्छी लगती हो। हानिया के कानों में एक और आवाज़ गूंजी। उसने सर झटका। नहीं, किसी ने नहीं बताया। वो मुस्कुराई। अब मैंने बता दिया, याद रखिएगा। हानिया ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिला दिया। वैसे आपके घर में किसी को पता चल गया तो? क्या यहीं कि आप इतनी रात को घर से बाहर हैं? अगर कोई जाग गया तो मैं शुक्र करता कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई है। वो हंसा। क्या मतलब? आपके घर में कोई नहीं? मम्मी पापा या बहन भाई वगैरह? मैं अकेला होता हूँ। हानिया को जवाब देकर वो उठकर बैग के पास चला गया। हानिया को इस कदर मुख्तसर जवाब की तवक्को नहीं थी। वो वापस आया तो उसके हाथ में छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। ये मैं ख़ास तौर से लेकर चलता हूँ। ऑन करके एक तरफ रखते हुए उसने हानिया को बताया। वो भला क्यों? हानिया ने पूछा। उसने उंगली होंठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। मकामी मौसीकी की आवाज़ बुलंद हुई तो तन्हाई का एहसास ही एकदम मिट गया। हानिया को लगा जैसे वो लोगों के भरे मजमे में बैठी हो। मकामी बोली से नाआशना होने की वजह से वो गीत के बोल तो नहीं समझ पाई, अलबत्ता मौसीकी से खूब हंस उठा रही थी। गीत के इख्तिताम पर सलमान ने टेप रिकॉर्डर बंद किया। ये मेरा पसंदीदा गीत है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अगरचे समझ में कुछ नहीं आया। उसने साफ गोई से कहा। ये मेरे पापा की आवाज़ में हमारे एक त्यौहार पर उन्होंने अम्मो जान के लिए गाया था। हानिया के कुछ कहने से पहले वहाँ 3-4 मकामी लोग आ गए। सलमान ने उठकर उनसे मुसाफा किया और मकामी बोली में उनसे बात करने लगा। बात करते करते वो हानिया की तरफ मुड़ा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मकामी रक़्स दिखाओ। हानिया ने उलझ कर उसे देखा। बात तो कुछ नहीं थी लेकिन सलमान की आंखें बड़ी शौक हो रही थी। दिखा दे। वो वापस आकर बैठा और दोबारा वही गीत लगा दिया। कुछ फासले पर खड़े चारों मकामी आदमी आगे बढ़े और आग के गिर्द दायरा बनाते रक़्स करने लगे। दस्ताने उतारे। सलमान ने तालियां बजाना शुरू की तो वो भी उसका साथ देने लगी। आसमान के किसी किनारे से झांककर चाँद ने यह मंजर देखा और मुतमईन होकर दोबारा बादलों के लहाफ में मुँह दे दिया। उस बर्फ़ज़ार में जमा देने वाली सर्दी में हानिया ने जोश, खुशी और सरशारी से अपना खून उबलता हुआ महसूस किया। उसकी स्याह घूर आंखें अमावस की रात में किसी जुगनू की मानित चमक रही थी। सलमान ने चुपके से उन 2 आंखों का टमटमाते सुर्ख 2 अनार रुखसारों का खुशी और जोश से कपकपाते फूल जैसे नाजुक लबों का सदका उतारा था। गीत ख़त्म हुआ। दोनों ने खूब तालियां पीटकर रक़्स करने वालों को खैराज तहसीन पेश किया। जवाबन वो उन दोनों के लिए आगे झुककर जाने क्या कह गए थे कि सलमान को लब दबाकर हंसी रोकनी पड़ी। क्या कह रहे हैं? दुआएं दे रहे हैं। आमीन कहना चाहिए आपको, उसने खफकी से कहा। अब वो क्या बताता कि वो उन दोनों को बेटे की दुआ दे रहे हैं। आमीन, उसने सच्चे दिल से कहा। हानिया ने भी सच्चे दिल से आमीन कहा था। जिस वक्त वो घर पहुँचे रात के 3:30 बज रहे थे।
इस खूबसूरत रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गेट पर पहुंचकर उसने कहा, शुक्रिया मैं नहीं लेता, कोई दुआ दीजिए। वो शौक हुआ। अल्लाह पाक तुम्हारी सब दिली ख्वाहिशें पूरी करे। एक बार फिर वो उसे तुम कह चुकी थी। आमीन। अब भी ना हो कबूल तो एक अलग बात है। आमीन कह रहे हैं, वो भी मेरी दुआ के साथ। उसने शेर गुनगुनाया। थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। शेर के मतलब में उलझे बगैर वो गेट से अंदर दाखिल हो गई थी। मंदी मंदी आंखों से उसने घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज रहे थे। वो काफ़ी देर सो चुकी थी। इसके बावजूद बदन पर थकन तारी थी। वो और सो लेती अगर दरवाजे पर होती दस्तक नींद में खलल न डालती। जमाइयाँ लेकर वो उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने गुलमीना खड़ी थी। साहब कह रहे थे देख कर आओ, बच्ची की तबीयत ठीक है? गुलमीना ने आने का मकसद बताया। हाँ ठीक हूँ, आ रही हूँ नीचे। हाथ से जमाई रोकते उसने कहा और वापस अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद ज़बरदस्ती ताज़ा दम होकर वो नीचे उतरी। सलमान बड़ा हशाश बशाश बड़े अब्बा के पास बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्तरका सलाम का मुश्तरका जवाब आया था। तबीयत ठीक है? बड़े अब्बा की गुलमीना के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। जी बड़े अब्बा ठीक हूँ, बस कल रात देर से सोई थी तो उठने का दिल नहीं कर रहा था। उसने सच बोला। वही मैं कहूँ, सुबह होते ही नीचे उतर आती है हमारी हानि, और आज इतना वक्त हो गया। आ गई हानिया? बड़ी अम्मी ने अंदर दाखिल होते हुए उसे देख कर कहा और वापस मुड़कर गुलमीना को आवाज़ लगाई। गुल, ओ गुल, नाश्ता लगा जल्दी से। हानिया को लगा उसके लिए नाश्ता लगाने का कहा जा रहा है, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी भी उसके साथ नाश्ता करने लगे। आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? पहले भी अकेले करते हैं, बाद में भी अकेले करेंगे। जब तक यहाँ हो तब तक तो तुम्हारे साथ कर सकते हैं ना। बड़ी अम्मी की बात सुनकर वो शर्मिंदगी से घर कोने को थी। उसे पता होता तो इतनी देर ना करती। आओ सलमान, तुम भी नाश्ता कर लो। बड़े अब्बा ने उसे दावत दी। मैं तो कब का कर चुका, मेरा तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। एक भरपूर नज़र हानिया पर डालकर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी ये नज़र बड़े अब्बा की नज़र की गिरफ्त में आई थी। उसी वक्त उनकी तवज्जो मोबाइल पर आने वाली कॉल ने अपनी जानिब मबजूल करवा ली। लो भाई, तुम्हारी माँ की कॉल है, सुबह से 2 बार फ़ोन कर चुकी है। मोबाइल उन्होंने हानिया की सिमत बढ़ाया। नैपकिन से हाथ पूंछकर उसने फ़ोन पकड़ा और कॉल वसूल करके कुर्सी धकेलती उठ गई। मैं ज़रा चाय देख आऊँ। बड़ी अम्मी बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मेज़ पर वो दोनों बैठे रह गए। मेरी नवासी प्यारी है ना? लुकमा तोड़ते हुए उन्होंने सलमान से तारीफ चाही। जी बहुत अच्छी लगती है। जी बहुत कहकर वो गड़बड़ा गया। हाथ रोककर वो उसी की तरफ देख रहे थे। मेरा दिल चाहता है हम मिलकर उसे यहीं रोक लें। वादी तो उसे खींचती ही है। हम भी कोशिश कर देखते हैं। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या जवाब दे। हम कब से अकेले हैं, किसी को हमारा ख्याल नहीं आया। 4 बच्चे पैदा किए, परवरिश की, घर आबाद किया और आज खाली हाथ बैठे हैं। फ़ोन पर कभी बात होती है और कभी नहीं। खुद बताओ, फ़ोन से बैंक में पैसों से फ़र्ज़ अदा होता है। अरे मैं जब मरूंगा तो उनके लिए तवक्को से ज़्यादा छोड़कर मरूंगा, आखिर मेरी औलाद है। मगर अब खुद गर्ज होने का दिल चाहता है। वो सांस रोके सुन रहा था। चाय लेकर नफीसा खातून भी वापस आकर बैठ चुकी थी। दिल चाहता है मेरा कोई हो जो ये घर आबाद करे, मोहब्बत और दिल की रजामंदी से, वरना मजबूरी में तो मेरे बेटे यहाँ रहते ही रहे हैं। खामोशी के कई लम्हे उनके दरमियान गुजरे। दरवाज़ा खोलकर बाहर आती हानिया ने खामोशी तोड़ी। मेरी चाय ठंडी तो नहीं हो गई? नहीं, अभी तो लाई हूँ। क्या कह रही थी नाजनीन? कुछ नहीं, बस डांट रही थी कि मेरा फ़ोन बन जा रहा है, अब सिग्नल नहीं आते तो चार्ज करके क्या करना। हो गया होगा बंद। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे दे दो, मैं चार्ज करके रख देती हूँ, अगर कोई फ़ोन आया तो बता दूँगी। नहीं, अब क्या करना है, 3-4 दिन की बात है, दाऊद भाई लेने आ जाएंगे, तब तक सुकून से रहूँगी। लापरवाही से कहते हुए उसने इर्द गिर्द फैली हुई उदासी को पूरी तरह महसूस किया था। वो कभी महसूस कर ही ना पाती अगर बड़े अब्बा का सवाल ना सुन लेती। हम कब से अकेले हैं। चाय ख़त्म करके कुछ सोचते हुए वो कमरे में वापस आई। आसमान पर बादल अभी भी वैसे ही छाए हुए थे जैसे कल और कल से पहले गुजरे दिनों में। इसके बावजूद आज का दिन बहुत निखरा निखरा तुलू हुआ था। कल का सारा दिन कमरे में मुराकबा करके गुजारने के बाद हानिया ने आने वाले वक्त के लिए फ़ैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि जब तक मम्मी या मामू बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की तन्हाई का कोई मुस्तकिल कारामद हल नहीं निकाल लेते तब तक वो यहीं रहेगी। फिर चाहे मम्मी नाराज़ हो या पापा उसे डांटे, उसे यकीन था कि उसकी ज़िद का कुछ ना कुछ मस्बत जवाब मिलेगा। अब अगर उसने यहाँ रहने का सोच लिया था तो हर वक्त कमरे में खिड़की के आगे कुर्सी रखे वो मौसम के बदलने का, बेहतर होने का इंतज़ार करती, बोर नहीं हो सकती थी। इसीलिए आज अलील सुबह उठकर बावर्ची खाने में गुलमीना से काम करवाती, बड़ी अम्मी के पास आ धमकी। बड़ी अम्मी ने उसे बाहर बैठकर नाश्ते का इंतज़ार करवाने पर बाजिद थी, मगर उसकी एक ही रट थी, यहीं खड़ी होकर देखूंगी। गुलमीना ने मेज़ सजा दी तो नाश्ता करने के बाद वो बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी के पास उनके कमरे में जा बैठी, वरना तो फ़ौरन कमरे में भाग जाती थी। कुछ देर गुजरी तो रोज़ की तरह सलमान भी आ गया।
आज भी आपको चावल पकाकर खिलाता हूँ। वो बड़ी अम्मी से मम्मी के बचपन का कोई किस्सा सुन रही थी जब उसने सलमान को बड़े अब्बा से बात करते सुना। और सूप भी, उसने लुकमा दिया। सूप भी बन जाएगा, उसकी फरमाइश पर उसने खुश दिली से जवाब दिया। हानी बच्चे, ऐसा करो, सलमान के साथ थोड़ी मदद करवा देना। लेकिन बड़े अब्बा, मुझे कुछ नहीं करना आता, वो बेसाख्ता कह गई। फिर ऐसा करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। तुम देखना, अगर कुछ किया गया तो ठीक, वरना देखकर एंजॉय करना। यहाँ वो कुछ नहीं कह सकी। जब सब बावर्ची खाने में थे, वो जले पैर की बिल्ली बनी कमरे में घूमती रही और फिर सारी फिक्रें कंधे से उतारकर उनके पास चली गई। बड़े अब्बा उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। खुश तो सलमान भी बहुत हुआ था, मगर इस खुशी का इजहार उसने मुनासिब नहीं समझा। बड़ी अम्मी मंसूबे के तहत गुलमीना को लेकर कमरे में चली गई थी। मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है, ज़रा तेल की मालिश करवा लो। अगले 10 मिनट में बड़े अब्बा भी बहाने से चले गए थे। अब वो दोनों वहाँ थे। हानिया उसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते देख रही थी। कभी वो एक चीज़ उठाने जाता तो कभी दूसरी रखने। उसका काम करने का अंदाज़ बता रहा था। वो यहाँ पहले भी काम करता रहा है। हानिया, ज़रा चूल्हा तो ऑन करें। शेल्फ की तरफ मुँह किए उसने हानिया को दांस्ता नाम से पुकारा। हानिया की तो रूह परवास करने को हो गई। उसे ऐसे चूल्हे का कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो खामोश खड़ी रही। क्या हुआ, आप ठीक है? अब्रोच खाकर वो हानिया से बोला तो नाचार उसे बताना पड़ा। मुझे ये चूल्हा ऑन नहीं करना आता, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं करना आता। वो बेचारगी से बोली तो वो मुस्कुरा उठा। ओहो, इसमें क्या मुश्किल है, ये देखिए। आगे बढ़कर बटन दबाकर उसने इंडक्शन स्टोव जलाया। इसके बाद वो काम करता रहा और हानिया उसकी तेज़ी से चलते हाथ देखती रही। साथ साथ वो बातें भी कर रहा था, वरना हानिया तो बोरियत से बाहर भागने का सोच रही थी। आपको बुला रहे हैं, कुलमीना ने पैगाम दिया तो वो अंदर चली गई। मम्मी का फ़ोन आया था, उसने दुआ सलाम की और फिर बड़े अब्बा की नज़र बचाकर कॉल काटकर फ़ोन ऑफ़ कर दिया। उसके अंदर का खौफ था कि फ़ोन पकड़कर वो उनके पास बैठी रही। दोपहर का खाना मामूल से लेट हो गया था। वजह यह कि पकाने वाला अकेला बंदा था। खाना भी तैयारी के मराहिल में था जब दरवाज़े पर दस्तक सुनाई दी। यहाँ दरवाज़े पर किसी की मौजूदगी का एहसास खुशगुन था। बड़े अब्बा ने दरवाज़ा खोला और वापसी पर एक उम्र रसीदा मकामी शख्स उनके साथ था। एक कप चाय पीकर सलमान ने कुछ बात करके वो वापस चला गया। खाने में मखसूस पहाड़ी तर्ज के चावल और बकरी के शोरबे वाला सालन था। हानिया का फरमाइशी सूप भी था, मगर ये सूप उस सूप से मुख्तलिफ था जो सलमान ने पहले बनाया था। गुड़ का रवायती मीठा भी था। हानिया उस बंदे की कुकिंग से शदीद मुतासिर हुई थी। अब होटल जाओगे तो आओगे कब? खाना खाते हुए बड़े अब्बा ने सवाल किया। रात तक आ जाऊँगा इंशाल्लाह। और जाना कब है? बस खाना खाकर निकल रहा हूँ। तो हानिया को साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारा होटल देख लेगी। सारा रास्ता खूबसूरत मनाजिर से हटा पड़ा है। दरअसल बड़े अब्बा चाहते थे कि हानिया उसको अच्छी तरह जान ले, ताकि फिर वो हानिया की रजामंदी से उसे हमेशा के लिए यहीं रोक ले। बड़े अब्बा की बात पर हानिया मुँह में चमचा ले जाना भूल गई थी। कितनी फराग दिली से वो उसे जाने की इजाज़त दे रहे थे। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने कंधे उचकाए। गो कि रास्ता तवील नहीं था, फिर भी ये पहली बार था जब हानिया इतनी शदीद बर्फ़बारी के बाद इतनी दूर तक आई थी। इतना ढका हुआ होने के बावजूद उसे सर्दी लग रही थी। 1 से 1.5 मील के रास्ते में वो 2 मरतबा चाय पीने के लिए रुकी थी। सलमान जानता था सर्दी और थकन अपनी जगह, ये सब हानिया के लिए एक एंजॉयमेंट थी। वो इस मुख्तसर सफ़र को यादगार बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कुछ सोचा हुआ था। यह जाने बगैर के ऊपर वाले ने कुछ और तय कर रखा था। धीमी रफ्तार में चलते रुकते वो होटल की तरफ बढ़ रहे थे। एक तो बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी, दूसरा हानिया के अपने ही शौक़ थे। मैं यहाँ इस टैले के पास खड़ी होती हूँ, एक अच्छी सी तस्वीर बना दे प्लीज़। ये ठीक नहीं आई, एक और बना दे। मेरा मुंह इतना बड़ा आया है और बैकग्राउंड तो नज़र ही नहीं आ रहा। अब इस तस्वीर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ और सब कुछ है। किसी को क्या पता ये मैं हूँ, क्या कोई और है? वो हर तस्वीर में नुक्स निकाल रही थी। अब रोज़ रोज़ थोड़ी ऐसे मौका मिलता है। अभी हमने वापस भी जाना है, अंधेरा बढ़ जाएगा और अगर बर्फ़बारी इसी तरह होती रही तो हम आज वापस नहीं जा सकेंगे। उसने दयानतदारी से उसे नताइज से आगाह किया था। ये और बात कि वो उसे महज एक डरावा समझ रही थी। होटल पहुंचकर तो हानिया हैरान रह गई। सफ़ेद रंग की छोटी सी खूबसूरत इमारत में मौजूद 4-5 लोग बड़े इत्तेफाक से आकर सलमान से मिले थे। आप यहाँ आराम करें, थोड़ा काम है, मैं निपटा कर जल्दी आ जाऊँगा, फिर वापसी के लिए निकलेंगे। उसे एक कमरे में पहुंचकर वो छोड़कर वो बाहर निकल गया। कमरे में एक छोटा सा खूबसूरत आतिशदान था जिसमें आग जल रही थी। लकड़ियों के जलने की आवाज़ और लकड़ी की मखसूस खुशबू फ़िज़ा में रची हुई थी। कमरे में मजमूई तौर पर फर्नीचर के नाम पर एक बेड, 2 कुर्सियाँ और लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी और एक मेज़ मौजूद थी।
ऊपर तले पहने हुए कपड़े एक एक करके उतारते उसने कुर्सी पर ढेर किए और सुकून का सांस ली। कमरे की दरों दीवार पर खिड़कियां थी। उसने उठकर एक खिड़की खोली और बाहर झांका। तहदे निगाह बर्फ पोश नज़ारे जैसे किसी मुकद्दस हुक्म की तामील में खड़े थे। आसमान से बर्फ के फूल बरस रहे थे। इस मंजर का हिस्सा कुछ देर पहले वो खुद भी थी, मगर इस पुरहिद्दत कमरे में खड़े होकर यह मंजर और तरह से असरअंदाज हो रहा था। खिड़की बंद करके वो बिस्तर पर जा बैठी कि पैरों में दर्द हो रहा था। जूता उतारकर उसने पैर ऊपर किया और जुराबें उतारकर पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, उसने आवाज़ लगाई। एक 12-13 साल का लड़का था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जो उसने हानिया के इशारे पर लाकर उसके सामने रख दी। शुक्रिया, उसने कहा तो वो शर्माकर वापस भाग गया। अखरोट का जायकादार हलवा और कश्मीरी चाय देखकर उसे भूख का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ। बिना झिझके उसने सहर होकर हलवा खाया और चाय पीकर सलमान का इंतज़ार करने लगी। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आया तो वो बाहर निकल आई। हर तरफ खामोशी का राज था, कहीं कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते हुए वो बाहर आ गई। इस्तकबाली काउंटर भी हैरान था। वो हैरान थी कि सब चले कहाँ गए। गिरती हुई बर्फ़ पर नज़र पड़ते ही सर झटक कर लकड़ी के जीने पर पैर रख के वो नीचे उतरने लगी। एक बार फिर गर्दन घुमाकर उसने इर्द गिर्द देखा। बेध्यानी में उसका पाँव बर्फ़ पर पड़ा और वो एक दिलदोज़ चीख के साथ फिसल कर दूर जा गिरी। बर्फ़ पर बड़े शल होते वजूद के साथ उसने राहदारी के सिरे पर उसी लड़के को देखा जो उसे हलवा और चाय देने आया था। उसकी आंख खुली तो वो उसी कमरे में थी जहाँ सलमान उसे छोड़ कर गया था। जाने किसने उसे उठाकर यहाँ लाकर लिटाया था। लहाफ सर का उसने देखा तो एक रजिस्टर गोद में रखकर कुछ लिखते हुए वो करीबी कुर्सी पर बैठा था। हानिया को लगा वो उसे डांटेगा, इसलिए खुद को डांट के लिए तैयार करती वो कुछ नहीं बोली। शुक्र है आप उठी, तो मुझे परेशान कर दिया था आपने। रजिस्टर और पेन मेज़ पर रखकर उसने कुर्सी घसीटकर बेड के करीब की। सॉरी, मैं बस आपको देखने गई थी। आर यू श्योर? शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोला तो हानिया नज़र चुरा गई। इतनी देर से तो कमरे में अकेली बोर हो रही थी। ओके, अगेन माई फॉल्ट। अब आप जल्दी से बिस्तर छोड़िए, वापसी के लिए पहले ही देर हो चुकी है, कहकर उसने दोबारा रजिस्टर उठा लिया और हानिया लहाफ उतारकर बेड से उतरने लगी। आउच, अब क्या हुआ? मेरे पाँव में दर्द है, मुझसे नीचे नहीं उतरा जा रहा। उसकी बात पर वो फिक्रमंदी से उठकर पैरों की तरफ जा खड़ा हुआ। कौन सा पाँव? दायां। अच्छा, मैं देखता हूँ। सलमान की उंगलियाँ उसका पैर टटोल रही थी। आप हिम्मत करके उठकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद वो बामुश्किल खुद को घसीट कर बैठने के काबिल हुई थी। वो वापस आया तो हाथ में जस्त की रकाबी और एक पट्टी थी। हल्का सा दर्द होगा और फिर थोड़ी देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके पाँव को पकड़कर वो कुर्सी करीब रखकर बैठा और नरमी से पाँव सुलाते एकदम उसे मोड़ दिया। हानिया की चीख बेसाख्ता थी और वो इसके लिए तैयार भी था। बिल्कुल मुतमईन अंदाज में उसने जस्त की रकाबी से नीम गर्म मादा उठाकर उसके पाँव पर लेप किया और पट्टी बांध दी। हानिया की आंखों में आंसू थे जिनसे सिर्फ सर पे नज़र करने के लिए उसने गलती से भी सर नहीं उठाया था। सुबह तक आप बिल्कुल ठीक चलने फिरने लगेंगी। रकाबी उठाकर वो दरवाजे की सींत पड़ा। और हम अब घर कैसे जाएंगे? मैंने बादशाह खान से कहा है यहाँ किसी से खच्चर मंगवा दे, वो ले आए तो आसानी से चले जाएंगे। किस कदर पत्थर दिल और कठोर शख्स था वो, बज़ाहिर नरम खो और महज़ब। हानिया करते हुए सोच रही थी। वो फ़ौरन वापस आ गया। अगर इरादा है तो स्नोमैन बनाए। कोई और वक्त होता तो हानिया उस पर पेशकश पर उछल पड़ती, मगर यहाँ तो हिलना दुश्वार था। यहाँ कमरे में तो स्नोमैन बनने से रहा। आप हुक्म करें, यहाँ बन जाएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस जब आपका बादशाह खान खच्चर ले आए तो बताइएगा, मुझे वापस जाना है। खुद साख्ता नाराज़ी थी, फिर भी वो काबू नहीं रख पा रही थी अपने मूड पर। अब सलमान उसे क्या बताता कि उन्हें रात यहीं गुजारनी थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था, बर्फ़ पड़ रही थी। सुबह से पहले कोई खच्चर नहीं आने वाला था, इसीलिए वो बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहा था। आप ये पहनिए, मैं आता हूँ। कुर्सी पर पड़ी उसकी जर्सियाँ, दस्ताने और शॉल मफलर वगैरह उसके पास रखकर वो बाहर निकल गया। बेहद ख़राब मूड के साथ उसने एक एक शय पहनना शुरू की। सलमान के रवैये ने उसे बुरी तरह हर्ट किया था। अगर वो घर में होती तो मम्मी पापा इस वक्त इमरजेंसी नाफुज कर चुके होते। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी भी उसका इतना ख्याल रखते थे और यहाँ उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, मगर अगले बंदे को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं थी। आंसुओं का गोला फिर से हलक में अटकने लगा था। चले। कमरे में दाखिल होते उसने आवाज़ दी तो हानिया ने उमड़ आने वाले आंसुओं को बड़ी मुश्किल से वापस धकेला। मैं चल नहीं सकूंगी। आंखों से आंसू हलक में गिरकर आवाज़ नम कर गए थे। मैं सहारा दूं? आंसू पीते उसने नफ़ी में सर हिलाया। आगे बढ़कर सलमान ने उसे सहारा देकर उठाया और बाहर ले आया। उसे हैरत हुई जब बाहर उसे कोई बादशाह खान या खच्चर दिखाई नहीं दिया। उसके बजाय आग का दहकता अलाव था जिसके सामने 24 कुर्सी पड़ी थी। उसे ले जाकर सलमान ने उसे कुर्सी पर एहतियात से बिठा दिया। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी, उसके चेहरे पर झुककर नरमी से कहते वो पीछे हो गया। हानिया की रुकी सांस बहाल हुई। आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। रात के खाने के लिए मारखोर का गोश्त दस्तयाब है और वो सूप जो हम लेकर आए हैं
बड़े अब्बा से बात करवाइए मेरी। खाने की बात नज़रअंदाज करती वो बेसब्री से गोया हुई। नेटवर्क जाम है, राब्ता नहीं हो सकेगा। एतबार रखिए, आपको बिल्कुल सही सलामत लेकर जाऊँगा। अगर खुद से अकल नहीं लड़ाएंगी। उसका मज़ाक भी हानिया को तंज लगता अगर वो ध्यान देती। उस वक्त तो उसका ध्यान बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की तरफ था। वो परेशान हो रहे होंगे। मेरी आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा उनका तजुर्बा। वो जानते हैं मौसम कैसे आंखें बदल लेता है। आप परेशान मत हो। वो कह नहीं सका कि उसे सलमान के साथ भेजने का मकसद यही तो था कि वो इन बर्फ़ में बसने वाले उस लड़के के दिल से हरारत मुस्तार लेकर अपने दिल में चाह की आतिश भड़का ले। खाना लेकर आऊँ? नहीं, मैंने हलवा काफ़ी ज़्यादा खा लिया था। ये भी ठीक है। वैसे आप यहाँ करने क्या आए थे? रात तवील थी, गुजारनी तो थी, इसीलिए हानिया ने बात शुरू की कि शायद ऐसे रात मुख्तसर हो जाए। कुछ हिसाब किताब देखने थे। मबहम जवाब पर वो चिढ़ गई। मुझे कोई शौक़ नहीं ऐसे इंटरव्यू लेने का, बस ऐसे ही पूछ लिया था, मगर आप तो जैसे लड़कियों की तरह पर्दों में छुपे हुए जा रहे हैं। वो मुस्कुराया। मेरे बाबा का होटल था ये। मेरा भाई रोज़ और छोटी बहन फातिमा, अम्मू जान, हम खुश और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगरचे सब कुछ नहीं, मगर फिर भी बहुत कुछ था हमारे पास। मैं एक दिन कुछ साजो सामान लेने वादी गया हुआ था बादशाह खान के साथ। बर्फ़ का तोदा गिरा और हमारे वापस आने तक कुछ नहीं बचा। तब से होटल बादशाह खान देखता है। वो सादा आदमी और छोटे बड़े हिसाब के लिए मेरे पास भागा चला आता है। मैं भी उसकी तसल्ली के लिए सरसरी नज़र मार लेता हूँ। वैसे होता मैं यहीं पर हूँ, मगर आजकल सेहा नहीं आते तो काम सब बंद पड़ा होता है। फिर मैं भी नहीं आता। आज भी बस बुलावे पर आ गया था। उसके तफसीली जवाब पर हानिया की तशफ़ी हो जानी चाहिए थी, मगर वो उल्टा उदासी और शर्मिंदगी में घर गई। आई एम सो सॉरी। क्या मैंने आपको बताया आप सॉरी कहते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? उसके संजीदगी से कहने पर हानिया पूरे दिल से हंसी थी। उस रात वो देर तक वहाँ बैठे बातें करते रहे। वो बाहर बैठे बैठे थक गई थी, मगर उसने सलमान से कहा नहीं, क्योंकि अंदर जाने का कोई तरीका हो सकता था। जैसे वो बाहर आई थी, उसके कहे बगैर महज उसके चेहरे से थकान भाम कर वो वैसे ही उसे उठाकर अंदर ले गया। दोनों ने खाना खाया और फिर हानिया को सोने की ताकीद करके वो कुर्सी आतिशदान के सामने जाकर बैठ गया। आप नहीं सोएंगे? नींद बशरी ज़रूरत है, इससे इनकार किसे है? आप सो जाइए ताकि सुबह वक्त पर निकल सके। अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं यहीं मौजूद हूँ। भारी होते पपोटोस ने सारे मंजर तारीक कर दिए और वो नींद की पुरसुकून आगोश से लिपट गई। सुबह जब हानिया ने पट्टी उतरवाई तो दर्द जैसे गायब हो चुका था। एक हल्का सा एहसास था, बाकी सब ठीक था। इसके बावजूद सलमान उसे पैदल वापस ले जाने पर राज़ी नहीं हुआ। बादशाह खान ने खच्चर मंगवा दिया था, जिस पर एक तरह से ज़बरदस्ती उसे बिठाया गया था। बादशाह उसने गुस्से में नहीं नाश्ता उसने गुस्से में नहीं किया था। घर पहुंचे तो वे बेताबी से मगर कदर एहतियात से पाँव रखते अंदर पहुंची। बड़े अब्बा। वो भागकर उनके गले लगी, ये देखे बगैर कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। बहुत परेशान हो गई थी मैं। सब खैर थी? बड़ी अम्मी ने उसे गले से लगाते हुए पूछा। खैर ही खैर थी। पूछिए ज़रा, कितना मज़ा किया है। अब वादी या बर्फ़बारी से कोई गिला नहीं रहा होगा। अंदर दाखिल होते सलमान ने सलाम के बाद बड़ी अम्मी की बात का जवाब दिया था। बेटा, साद आया हुआ है रात से। बड़ी अम्मी की बात पर वो बेयकीनी से पीछे हुई। सच बड़ी अम्मी? कहाँ है? उसके इस्तफसार पर उन्होंने साद की तरफ इशारा किया। अरे तुम सच में आए हो, वरना मेरे ख्याल में तुम वो आखिरी शख्स होते जिसकी मैं यहाँ तवक्को कर सकती थी। उठकर बेतकल्फ़ी से कहते उसने साद से मुसाहिफा किया। सलमान दरवाजे के दरमियान में खड़ा देख रहा था। जानता हूँ, मगर देख लो, मैंने तुम्हारी तवक्कुआत को पूरा नहीं होने दिया ना। उसका बाज़ार मुस्कुराता चेहरा सलमान को जाने क्यों सुलगा सुलगा लग रहा था। सलमान, ये मेरे मंगेतर साद हैं, और साद ये बड़े अब्बा के पड़ोसी हैं। जाने इस तरफ नज़र उठते ही साद को क्यों कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उन दोनों के बीच में खड़ी हानिया को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तुम लोगों ने तो रात वापस आना था, फिर आए क्यों नहीं? साद के सामने इस सवाल का जवाब कम अज़ कम सलमान के लिए बड़ा भारी था। मुख्तसरन उसने हानिया के गिरने का बताया, रुखसत लेकर बाहर निकलने लगा। नाश्ता तो कर लें। हानिया जानती थी नाश्ता उसने भी नहीं किया, जबकि साद को हानिया का सलमान के लिए ऐसे फ़िक्रमंद होना एक आँख नहीं पाया। मुझे कुछ काम है, इंशाल्लाह फिर सही। वो चला गया तो हानिया बड़ी अम्मी के पास बेड पर बैठ गई। मैं नाश्ते को देखूं, वरना गुलमीना दोपहर को ही नाश्ता सजाएगी। बड़ी अम्मी उठकर बाहर चली गई। मैं ज़रा बाहर से बर्फ़ हटाऊं। बड़े अब्बा भी पीछे निकल गए। और तुम इतनी अचानक बिना बताए? मम्मा रिमशा की मंगनी करने वाली उसी जुमे। वो चाह रही थी उनकी होने वाली बहू भी शिरकत करे, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें लेने आकर सरप्राइज़ देता हूँ, मगर तुमने मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। उसकी मंगेतर किसी और शख्स के साथ एक रात बाहर रही थी, ना चाहते हुए भी वो जता गया। हानिया ने उसका जताना महसूस ही नहीं किया, उल्टा वो तो ये सोचकर परेशान हो गई थी कि साद उसे वापस लेने आया। वो कि उसे यकीन था साद बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी को आने की वजह बता चुका होगा। फिर भी उसने उनके सामने साद से इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी। नाश्ते के बाद वो उसे ऊपर कमरा दिखाने के बहाने ले गई। साद, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी यहाँ कितने अकेले हैं। मैं यहाँ रुकूंगी
तो मम्मी मामुओं पर दबाव डालेंगी, कोई ना कोई तो उनके पास आ ही जाएगा। उसके बराबर बैठी वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और वो समझ भी रहा था, मगर वो जो समझ रहा था हानिया की समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे लिए बगैर वापस चला गया तो बड़े अब्बा फूल की तरह खिल गए, जबकि सलमान उनसे इस बात पर नाराज़ था कि उन्होंने सलमान से हानिया की मंगनी का छुपाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो इस मंगनी के बारे में ना जानते हो। इसके बावजूद उन्होंने हानिया के साथ का ख्वाब दिखाए थे। इसी नाराज़ी में वो दिन भर उनकी तरफ नहीं आया। अगले दिन भी वो बिना मिले होटल चला गया। शाम को बड़े अब्बा ने हानिया को उसे बुलाने भेजा। आज मौसम खुशगवार था, बादल छट चुके थे और सूरज चौदहवीं के चांद की तरह ठंडी धूप फैला रहा था। हानिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सलमान उसे देखकर ठठक कर रुका और फिर फ़ौरन अंदर मुड़ गया। हानिया उसके पीछे अंदर आ गई। बड़े अब्बा बुला रहे हैं आपको, मैं मसरूफ़ हूँ, जल्द लगाऊंगा चक्कर। गो के उसे ये देखकर खुशी हुई थी कि हानिया आई है, फिर भी उसे गुस्सा था। यही गुस्सा उसका लहजा रूखा कर गया, जिसे हानिया ने बहुत महसूस किया। आप नाराज़ किस बात पर हैं? सीने पर बाजू लपेटे वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आपसे नहीं, आपके बड़े अब्बा से नाराज़ हूँ, और वजह वो जानते हैं। बिला तरद्दुद वो मान गया था कि वो नाराज़ है, तो फिर गुस्सा उन्हें दिखाइएगा। वैसे आपके यहाँ रवाज नहीं घर आई किसी लड़की को बिठाने का? उसके लतीफ़ तंज पर वो मुस्कुराया। सॉरी, बैठिए आप हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हैं। क्या कभी किसी ने आपको बताया? सोफे पर बैठने से कबल वो उसकी तरफ मुड़ी और ज़रा रद्दोबदल के साथ उसके अल्फाज लौटाए तो वो बेसाख्ता कहका लगा बैठा। अपने मंगेतर को भी ले आती, किसी ख्याल के तहत उसने कहा। ज़रूर लेकर आती, अगर वो यहाँ होता। वो कल ही वापस चला गया था। आपसे मिलने आया था होगा? नहीं, वो मुझे लेने आया था, मगर मैं अभी यहाँ रुकना चाहती हूँ। सलमान की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुख्तसर मुद्दत की कुर्बत के लिए खुश हो या अफसरदा। आ जाइए फिर, मैं चलूँ? एक कप चाय पी लें, वरना मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा कि हम बहुत मेहमान नवाज हैं। जितनी जान फशानी से आप खाना बनाते हैं, मुझे दिलो जान से यकीन है। चलो इधर चलकर पीते हैं चाय। उसने बाहर का रुख किया तो सलमान उसके पीछे आए बिना नहीं रह सका। बाहर खड़ी गाड़ी देखकर हानिया का खून खुश्क हो गया। दाऊद भाई यकीनन उसे लेने ही आए थे। मरे मरे कदमों से चलती वो अंदर गई। चलो हानी, बैग पकड़ो, निकलने की करो बस। उसके सलाम का जवाब देने के बाद दाऊद भाई ने पहली बात ही ये की थी। मगर भाई, अगर मगर कुछ नहीं, घड़ी देखो, 15 मिनट में है तुम्हारे पास। 15 मिनट में क्या हो सकता था? बेदिली से 2-4 चीज़ें बैग में ठूंस कर मुँह फैलाए वो उनके साथ वापसी के लिए चल दी। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी और सलमान चुपचाप उसे जाते हुए देखने के अलावा क्या कर सकते थे? ये क्या बचपना है हानिया? साद इतने दिल से तुम्हें लेने गया था और तुमने उसके साथ आना गवारा नहीं किया। पता है वापसी पर वो कितना बुझा हुआ था। तवक्को के ऐन मुताबिक मम्मी उनके इंतज़ार में जाग रही थी। दाऊद भाई ने खाना भी नहीं खाने दिया। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा था रास्ते में खाने का, इनकार तुमने खुद ही किया था। बाहर से आते दाऊद ने अपनी पोजीशन क्लियर की। अच्छा, मैं देखती हूँ किचन में, अब इस वक्त क्या मंगवा कर दूँ? मम्मी के जाने के बाद वो थकन और बेजारी से अपने कमरे में चली गई। फ़िलहाल तो मम्मी की क्लास से बच गई थी। वो जानती थी मम्मी भूलेंगी नहीं, और फिर किसी वक्त ये प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा। उसे साद पर भी गुस्सा था, जो उसकी इतनी सी बात नहीं मान सकता था, और फ़ौरन मम्मी को शिकायत लगा दी थी। मूड ख़राब होने के बावजूद भूख बहुत शदीद लगी थी। सो उसने डटकर खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। बार बार नज़रों के सामने बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की इल्तिजा करती आंखें आ रही थी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके घर की रौनकें लौटा सकूँ, दिले दिल में उनसे अहद करती। वो सोने की कोशिश करने लगी। अभी आंख लगी ही थी कि फ़ोन बज उठा। 7 कॉलिंग देखकर उसने फ़ोन साइलेंट पर करके रखा और आराम से सो गई। और फिर खूब मज़े किए वादी में। वो देर से सोकर उठी थी और अब नाश्ते के लिए आई थी कि अरसिल आ गया। हाँ तो और क्या, बहुत मज़ा आया मुझे। बस करो झूठ, बस करो, जैसे मैं तो बड़े अब्बा को जानता नहीं, घर से निकलने भी नहीं दिया होगा। तो किसने कहा घर में मज़े नहीं हो सकते? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बताती चलूँ, मैं घर से बाहर भी गई थी और दूर तक गई थी, वो भी बड़े अब्बा के बगैर। उसकी नहायत सुकून से दी गई इत्तला साद ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी थी। इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। साद की तंज़ी आवाज़ पर उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा। बड़े नाकाबिले फ़हम किस्म के तासुरात थे। हानिया के अब्रू तन गए। अरसिल चुपचाप मंजर से हट गया। तुम रात फ़ोन नहीं उठा रही थी, जबकि आंटी कह रही थी तुम जाग रही हो। कुर्सी संभाल कर मोहन उसके सामने आ बैठा। अंदाज़ किसी तफ्शीशी अफसर का था। हानिया उससे वैसे ही नाराज़ थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। वैसे अगर तुम्हें बात करता सुन ना लेता तो यही समझता कि अपनी ज़बान तुम वहीं छोड़ आई हो। मैं अपनी ज़बान छोड़ कर आऊँ या कुछ और, तुम्हें इससे क्या? मुझे ही तो इससे है, और सब कुछ है। आफ्टर ऑल मेरी होने वाली मिसेज़ हो, होने वाली हूँ, हुई तो नहीं ना? उसे नज़रअंदाज करते पैर झलाते वो पहली बार एटीट्यूड दिखा रही थी। उसे बहुत गुस्सा था। उसने पहली बार साथ से कोई फेवर मांगी थी, और वो भी उसने जाने किस लहजे में मम्मी को बताया था कि वो आते ही बिगड़ गई। हो जाओगी, या इस होने में शक है? उसकी संजीदगी ने पहली बार हानिया को सही मायनों में मतवज्जे किया।
तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि लड़ने के मूड से आए हो? पूरी संजीदगी से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते वो पूछ रही थी। जिस हानिया को साथ जानता था, हानिया उससे बेहद मुख्तलिफ लग रही थी। वो कुछ कहे बिना उसे गहरी नज़र से देखते वो बाहर निकल गया। स्याह डिज़ाइनर मलबूस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुर्खी माइल बाल उसने कल ही रंगवाए थे, लहरों की सूरत, तराशीदा बाल दोनों अतराफ कंधों पर पड़े थे। पार्लर से करवाया मेकअप उसका रूप निखार गया था। वो आज आना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। आज वो मम्मी की मानती तो कल अपनी मनवा सकती थी। यही सोचकर वो मुकम्मल तैयारी से उस तकरीब में शरीक हुई थी। मंगनी की ये तकरीब किसी वलीमे से कम नहीं लग रही थी। गो कि अभी वबा के पेश नज़र इस इंडोर गैदरिंग ममनू थी, फिर भी घर के लॉन में मुनक्किद ये तकरीब अच्छी खासी बड़ी थी। साथ की मामा के साथ खड़ी वो कोई चाबी वाली गुड़िया लग रही थी। हर मेहमान को मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुशामदीद कहना उसके जबड़ों के साथ साथ टांगों में भी दर्द शुरू हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके उसकी जान बख्शी हुई थी। कज़न्स और दोस्तों के शोर में वकार ने रिमशा को मंगनी की अंगूठी पहनाई और रिमशा ने वकार को। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी हानिया को कोफत को दूर ना कर सका। तहाफ़ के लेन देन के बाद खाना शुरू हुआ तो उसे साथ की कॉल आ गई। कहाँ हो आनिया? मैं यही लॉन में। कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ। अच्छा छोड़ो, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूँगा। हाथ में पकड़ी प्लेट मेज़ पर वापस रखते उसने मम्मी की तलाश में नज़र दौड़ाई। वो कुछ दूर मेज़ पर अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उन्हें बताने का इरादा मनसूख करके वो अंदर चली गई। ये कोई पहली बार तो नहीं था जो वो इस घर में आई थी, इसीलिए बेझिझक वो अंदर चली गई। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैंने सोचा क्या पता तुम्हारा मूड अभी तक ठीक हुआ कि नहीं। नहीं, मूड ठीक है, बस थक गई हूँ। चलो आओ, तुम्हें रिलैक्स करते हैं। उसका हाथ पकड़कर वो उस मुख्तसर राहदारी में बने दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। हानिया को उसकी चाल कुछ लड़खड़ाती हुई महसूस हुई, जिसे फिलवक्त उसने नज़रअंदाज कर दिया था। अब बताओ किस बात पर नाराज़ हो प्रीटी गर्ल? उसे सोफे पर बिठाकर उसके करीब बैठते हुए उसने लो देती नज़रों से हानिया को देखकर कहा, नाराज़ नहीं हूँ, बताया तो है, थक गई हूँ। उसने अपनी बात दोहराई। साद ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका सारा ध्यान अपने हाथों में मौजूद हानिया के हाथों की तरफ था। खामोशी महसूस करके हानिया ने उसकी तरफ देखा। मखमूर निगाहों से उसे तकते वो बड़े जज्ब से उसका हाथ थामे हुआ था। हानिया को बेचैनी महसूस होने लगी तो उसने हाथ छुड़वा लिए। बाहर चलते हैं। उसने उठने की कोशिश की, मगर साद ने कंधे पर हाथ रखकर दबाव बढ़ाते हुए उसे दोबारा बिठा लिया। जानती हो आनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। सब कहते हैं मेरी हो, इसलिए मुझे और भी प्यारी हो, मगर जब से तुम्हें उस लड़के के साथ देखा मुझे नफ़रत होने लगी तुम्हारी खूबसूरती से। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बिला इरादा ही। उसकी अधूरी बात पर हानिया को जैसे करंट लगा था। जिस रात तुम उस लड़के के साथ थी मैं अंगारों पर लौटता रहा था। मेरी नज़रों के सामने हर मंजर वाज़ेह और शफाफ था। जब वो तुम्हें स्टॉप दिस नॉनसेंस प्लीज़, तुम अपने हवास में नहीं लग रहे मुझे। गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए वो उठ खड़ी हुई। नहीं हूँ मैं अपने हवास में। उस रात से मेरा चैन सुकून सब बर्बाद हो गया। एक तुम हो जो मुझे सुकून दे सकती हो। प्लीज़ रुक जाओ। हानिया का दिमाग चकरा गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था रुके या चली जाए। मुझे खुद पर इख्तियार दो हानिया, मुझे इजाज़त दो तुम्हें जाने की। मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगा। हानिया के दिमाग ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। वो पहले उसके कमरे में आती थी, साथ हाथ पकड़ लेता था, मगर ऐसे बेइख्तियार कभी नहीं हुआ था। मम्मी परेशान हो रही होंगी, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जितनी तेज़ी से वो बाहर की तरफ लपकी, उससे दोहरी रफ्तार से वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। नहीं हानिया, आज नहीं। मेरी मोहब्बत में कोई दूसरा हकदार बनकर आ जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत सुन ली तुम्हारी इल्ज़ाम तराशी, अब रास्ता दो, मुझे बाहर जाना है। उसका खून खौल उठा था उस खुले इल्ज़ाम पर। चली जाना, इतनी जल्दी क्यों है? उसके सामने खड़ा सुर्ख आंखों से तकता साद वाकई अपने आवाज़ खो बैठा था। हानिया को कंधों से पकड़कर उसने पीछे की तरफ धकेला, मगर हानिया पूरी शिद्दत से उसके हाथ झटकते दरवाजे की जाने बढ़ गई। तैश में आकर उसने हानिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मगर इसके हाथ में हानिया की कमीज़ का दामन आ गया। जितने ज़ोर से उसने खींचा था, महीन कपड़ा एक लम्हे में दो लख्त हो गया। हानिया ने बेयकीनी से उसके हाथ में अपने मलबूस का फटा हुआ टुकड़ा देखा। उसे वक्त दिए बगैर साद ने उसे अपनी सिमत खींचा। हानिया का हाथ उठा और साद के गाल पर निशान छोड़ गया। उसके संभलने से पहले वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। यू बिच! अपने पीछे उसने साद को चिल्लाते सुना, मगर उसे परवाह नहीं थी। हानिया, वैसे हद होती है लापरवाही की। रात एक तो तुम बिना बताए गाड़ी ले आई और दूसरा किसी से मिलकर भी नहीं आई। मोमना क्या सोचती होगी तुम्हारे बारे में? वो एक फ़ैशन मैगज़ीन की वर्कगर्दानी कर रही थी जब मम्मी फ़ोन पर बात करती हुई उधर आ निकली। फ़ोन बंद हुआ तो उसकी शामत शुरू हो गई। मम्मी थक गई थी, सच में बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। उसका दिल नहीं चाहा उन्हें कुछ बताने और गुजरी रात के बारे में सोचने का। मम्मी ने उसका चेहरा बगौर देखा, सूजी हुई आंखें, सता हुआ चेहरा। वो वाकई बीमार लग रही थी। अब ठीक हो? रात बता दिया होता तो कोई मेडिसिन दे देती। वो पास बैठी। आई एम फाइन नाउ, यू डोंट वरी प्लीज़। उसने मुस्कुराकर उनकी फ़िक्र कम करनी चाहिए। आर यू श्योर? उसने इस बात में सर हिला दिया।
ओह हाँ, साद का फ़ोन आया था, कह रहा था हानिया फ़ोन नहीं उठा रही, शाम को तैयार रहना, रिमशा और वकार को पार्टी दे रहा है, तुम्हें देने आएगा। मना कर दे मम्मी, अभी खुद को फिट महसूस नहीं कर रही। उसने फ़ौरन बयानिया बदला। थोड़ी देर हो आती, दिल बहल जाएगा। नो मम्मी प्लीज़, उसने बेचारगी से कहा तो वो फ़ौरन मान गई। अच्छा मैं कह दूँगी उसे, तुम कोई मेडिसिन लो जाकर। ले लूँगी। उनकी गोद में सर रखकर वो पुरसुकून होकर लेट गई। मम्मी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेरते उन्होंने मुख्तसरन रद्द-ए-अमल दिया। अब की बार मैंने ज़्यादा दिन रहना था, मगर दाऊद भाई ले आए। मम्मी समझ गई थी वो कहाँ की बात कर रही है। तुम्हें तो हर बार ज़्यादा दिन रहना होता है। मम्मी, बड़ी अम्मी और बड़े अब्बा बहुत अकेले हैं वहाँ। आंखें मूंदे वो उन्हें अकेला देख रही थी। ये तो ये उनकी अपनी चॉइस है। वो वादी छोड़ना नहीं चाहते, वरना तुम्हारे मामूओं ने कितना ज़ोर दिया था कि उनके साथ चले जाएं। वो अभी अभी फ़ोन पर मसरूफ़ थे। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर वो यहाँ आ जाए तो तुम्हारे पापा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मम्मी, मैं वहाँ उनके पास रह जाऊँ? बड़े गलत वक्त पर उनके फ़ोन की बेल बजी थी। इसके बाद कई बार उसने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो ठीक तरह से अपनी बात समझा नहीं पा रही थी। असल में जो शय उसने खुद महसूस की थी वो किसी दूसरे को महसूस नहीं करवा पा रही थी। उसे वापस आए 2 माह हो चले थे और अब तक वो किसी को अपना नुक्ता नज़र नहीं समझा सकी थी। मम्मी को शुरू में लगा कि अभी वो वहाँ से होकर आई है, शायद इसीलिए सर पर इतना सवार किया हुआ है, मगर अब उन्होंने महसूस कर लिया था कि ये खलल वक्ती नहीं, जब से वो आई थी जैसे बदल गई थी। साथ के साथ घूमना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उन्होंने गौर तो नहीं किया था, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो जब अपने मामलात में मदाखलत पसंद नहीं करती थी तो किसी की ज़ातियात में भी दखल अंदाजी नहीं करती थी, फिर चाहे वो उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो, मगर सिर्फ एक हद तक। उस रोज़ हानिया अपने कमरे में थी। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर मम्मी उसके कमरे में आ गई। साथ के साथ कोई झगड़ा हुआ है? हानिया को इतनी सीधी बात की तवक्को नहीं थी, फिर वो भी बात घुमाना नहीं चाहती थी। जी बस छोटी सी बात है, आज रात तुम उसके साथ डिनर पर जा रही हो। अपने मामलात सीधे करो। दाऊद की मंगनी पर मैं तुम दोनों की शादी अनाउंस करने वाली हूँ। मगर मम्मी, मेरी गलती नहीं है, उसे चाहिए था मुझसे। हानिया, मैंने तुमसे डिटेल नहीं मांगी। गलती जिसकी भी है, रिश्ता तुम दोनों का है, तुम दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता शुरुआत किसने की, मगर दोनों की इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। उसकी बात काटकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उस पर नाफुज किया। इस बार नहीं मम्मी, अगर उसे रिश्ता चाहिए तो उसे खुद मुझसे बात करनी होगी। वो अपनी गलती माने, फिर हम मज़ीद बात करेंगे। क्या मतलब, अगर उसे ये रिश्ता चाहिए? तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही मम्मी, बस मैं कहीं नहीं जा रही और आप मुझ पर कोई फ़ैसला नहीं थोपेंगी, फिर चाहे वो साथ के साथ कहीं बाहर जाने का हो या उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का। अपनी कहकर उनकी सुने बगैर वो तेज़ी से कमरे से निकली थी। कुछ वक्त दरकार थी, इसलिए नज़र बचाकर वो ड्राइंग रूम में जा बैठी। वो मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन गई थी। एक वो साथ दिल में गंद भरा बैठा था और यहाँ मम्मी उसे तमाम हालात की जिम्मेदार समझ रही थी। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बैठे बिठाए मामलात इतने ख़राब हो सकते थे। उसने क्या बुरा किया था या सोचा था? वो तो बस बड़े अब्बा की बात सुनकर जज्बाती हो गई थी। बड़े अब्बा का ख्याल आते ही बड़ी शिद्दत से उनसे बात करने की ख्वाहिश जागी। उसने लैंडलाइन से ही उनका नंबर मिला लिया कि उसका फ़ोन तो कमरे में था। दूसरी तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हानिया क्या गई? लगता था सारी रौनकें चली गई हैं। पहले उसके जागने का इंतज़ार होता था कि कब वो उठे और नाश्ते की मेज़ सजे, मगर अब ज़िंदगी भर पहले जैसी बेरंग हो गई थी, शायद पहले से भी ज़्यादा। उन्होंने तो कोशिश की थी कि ये खुश रंग तितली उनकी मुट्ठी में आ जाए, उनका बढ़ापा खूबसूरत इख्तिताम तक पहुँचा दे, मगर किस्मत को मंजूर ही नहीं था। हानिया के जाने के 3-4 दिन बाद सलमान ने भी उनसे शिकवा किया था। आपको बताना चाहिए था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। तो मंगनी निकाह का थोड़ी है, जो भी है रिश्ता तो रिश्ता होता है। एक रिश्ता तोड़कर दूसरा रिश्ता जोड़ना मुश्किल होता है। और अगर मुझे पता होता, अगर तुम्हें पता होता, तब भी तुम दिल को उस चाहने से नहीं रोक सकते थे। यहाँ वो चुप कर गया। वो जानता था सच यही, अगर ऐसा ना होता तो वो कब का उसे भुला चुका होता, मगर वो जानता था उसका इख्तियार ही नहीं था खुद पर। वो आज भी उतना ही बेबस था जितना कि पिछले सालों में। बात थी 4 साल पहले की। वो होटल जाने के लिए घर से निकला था। कुछ सामान बादशाह खाने लाने का कहा था, जो गुजरी रात वो ख़रीद लाया था। वहीं पहचाना था। सुबह का वक्त था, हस्बे रिवायत मौसम की पहली बर्फ़बारी के बाद। वादी और उसके नवा में बर्फ़ की पतली सी तह बीत चुकी थी। उसने कुछ दूर खड़ी 2 लड़कियों को देखा। दोनों के चेहरे दूसरी सिम थे, इसलिए वो देख नहीं पाया। उनमें से एक लड़की ने दोनों हाथों का दायरा बनाकर होंठों के गिर्द रखा और पहाड़ों की तरफ मुँह करके चिल्लाई, मुझे तुमसे इश्क था। आवाज़ पलट कर आई तो वो पहले से ज़्यादा पुरजोश होकर चिल्लाई, मुझे तुमसे इश्क है। तब उसे शरारत सूझी और पेड़ के तने के पीछे छुपकर उसने भी उस लड़की की तरह सदा दी, मुझे तुमसे इश्क है। दोनों लड़कियों ने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। मुझे तुमसे मरते दम तक इश्क रहेगा। उसके कहे अल्फाज सलमान ने भी दोहराए। वो यकीनन आवाज़ की उस तरफ पलटने पर हैरान थी। वो संजीदगी
चेहरे पर तारी करके पेड़ की ओर से निकला और अपने रास्ते हो लिया, वो रास्ता जिस पर दोनों मौजूद थे। सलमान ने देखा एक तो साथ वालों की मनाल थी और दूसरे को वो नहीं जानता था। इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? पास से गुजरते हुए चंद सानिया उनके करीब ठहर गया। तुम भी तो इतनी सुबह निकले हो, मैंने तो नहीं पूछा। मनाल सुबह सुबह उठाए जाने से चिड़ी हुई थी। मैं तो होटल जा रहा हूँ, कुछ सामान पहुँचाना है। तो जाओ फिर, यहाँ के वक्त ज़ाया कर रहे हो। वो सचमुच बहुत खफा हो रही थी। दूसरी लड़की ने ना उनकी तरफ देखा था ना ही उनसे कुछ कहा। बड़ी बेनियाजी थी उसके अंदाज में। वो देखता रह गया। फिर उसी रात अब्बू ज़र उसके पास आया। नाज़नीन फूफो आई हुई है, हम बारबेक्यू का प्लान बना रहे, तुम भी आ जाना। वो जानता था ये दावतनामा महज दोस्ती की खातिर नहीं था। बाबा के होटल की मछली बहुत ख़ास थी। जब भी पास पड़ोस में यार दोस्तों का मूड होता वो उसे ज़रूर बुलाते थे। बिला चूँ चुरा के वो खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल लेता था। अब भी उसने हामी भर ली थी। उस रात मनाल, किन्जा, अब्बू ज़र और जैन उसके मददगार बने हुए थे, जबकि बाकी की आवाम सिर्फ खाने में मदद कर रही थी। उस वसी छत पर एक तरफ वो अंगीठियाँ सुलगाए बैठे थे और दूसरी तरफ खासे फासले पर बाकी सब बैठे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बार बार सलमान की नज़र उस लड़की पर जा ठहरती थी। 2 बार उसका हाथ जला था, फिर भी ज़हन उसी के ध्यान की शम्मा जलाए परवाना वार निसार हो रहा था। वो उड़ती तितली की तरह खुश रंग और नाकाबिले हसूल थी। भला परदेसियों से भी परेत लगाई जाती है। हाँ, मगर लग जाए तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो भी बेवजह। उस हसीन बुत का असीर हुआ था। उसके 2 दिन बाद वो लड़की फिर उसे मरकज़ी फाटक के करीब दिखाई दी। आज बादशाह खान भी आया हुआ था। उसे एक शरारत सूझी जिसमें उसने मिन्नत समाजत करके बादशाह खान को भी मिला लिया। 2 दिन पहले का बना स्नोमैन अभी तक इस्तादा था। इसके पहलू में एक पत्थर पर बादशाह खान ज़रा मुख्तलिफ फुलियों में जा बैठा। उसने हाथ के इशारे से लड़की को पास बुलाया। बड़ा ऊंचा नसीब है बेटी का, बहुत मोहब्बत पाओगी, खुशियाँ खुशियाँ मुकद्दर में लिखी है। उसका नाम सीन से होगा, जिसके साथ तुम्हारा नसीब होगा। मंसूबे के मुताबिक बादशाह खान ने ठीक ठाक अदाकारी की थी। वो लड़की पहले हैरान हुई और फिर खुश। क्या वाकई? बाबा मेरा हाथ पकड़ बताइए ज़रा। और कुछ? ना ना ना, हाथ नहीं, नसीब तो यहाँ माथे पर लिखा है। जाकर एक प्याला दूध का ला, ये इस इल्म की ज़कात है। वो कलांचे भरती अंदर गई तो वहाँ से उठकर भागा। सलमान भी उसके साथ हो लिया। गुज़रे 4 बरसों में वो और बादशाह खान इस बात को याद करके लातादाद मर्तबा हंस चुके थे। इससे पहले कि कहानी आगे बढ़ती वो वापस चले गए। सलमान तो जाने उसे याद था भी कि नहीं, मगर सलमान को वो किसी लम्हे नहीं भूली थी। शायद उससे बेनाम ताल्लुक़ की ही वजह था कि जब उस घर के मकीन हिजरत कर गए तो वो उन बूढ़े पंछियों के पास जाकर कुछ वक्त गुजारा था। उस घर में वो महबूब चेहरा हंसता रहा था। उसको वो दरो दीवार भी अजीज़ थे। फिर एक ये आस भी थी कि शायद कभी भूले से वो कोई उसका तज़किरा कर दे। वो उससे बराह रास्त बात किए बगैर दीवाना हो चुका था। तो अब तो फिर उसके साथ बहुत सी खूबसूरत यादें मंसूब हो चुकी थी। उसके बगैर वादी काट खाने को दौड़ती थी। ज़िंदगी जैसे एक ही पटरी पर भागती रेलगाड़ी थी जिसकी कोई मंजिल थी ही नहीं। उसे लगा था शायद वो उसके दिल में ज़रा बराबर भी उतर गया हो, मगर ये उसकी ख्वाम ख्याली थी। उसने वापस जाकर सब कुछ उसी तरह भुला दिया था जैसे वो पहले भूल जाती थी। उस दिन वो अंकल आंटी के पास बैठा हुआ था जब उसका फ़ोन आया। उनसे बात करने के बाद उसने सलमान से भी बात की थी। मैं बहुत जल्द वादी का चक्कर लगाऊंगी, मेरे लिए बहुत सी दुआएं कर दे, मकबूल दुआएं, बहुत ज़रूरी है। जाने वो क्यों इतनी परेशान लग रही थी। मैं आपको फ़ोन कर लिया करूं। सलमान की बात के जवाब में एक लंबी खामोशी के बाद गहरा सांस उभरा। क्या करेंगे फ़ोन करके? मान लेने में कोई मज़ाइका नहीं कि कभी आपको भी कंधे की ज़रूरत पड़ती है। पहेलियाँ बुझारतों में बात करने के बजाय साफ सीधा दिल का हाल बताकर रोने का दिल चाहता है तो खुद पर जबर क्यों? अपना दिल अपना आप खोलिए। किसी एक दोस्त के लिए जिसे बाजू बनना है या नहीं, कंधा बनना ज़रूर आता हो। उसकी बात के जवाब में हानिया ने अपना फ़ोन नंबर लिखवा दिया था। सच कहते हैं मौसमों का ताल्लुक़ दिल के मौसम से होता है। दिल के अंदर कहर छाया हो तो फूल भी फूल नहीं लगते। हानिया के अंदर कहीं सर्द रुतों ने बसेरा कर लिया था। साथ के रवैये से उसे बेहद तकलीफ़ हुई थी। शुरू के 1-2 दिन उसने फ़ोन किया था मगर हानिया ने गुस्से से बात नहीं की। इसके बाद से मुसलसल एक खामोशी थी जो उनके दरमियान मुस्तकिल ठहर गई। मम्मी इस इंतज़ार में थी कि दोनों में से कोई एक ही ज़िंदगी की साकी तो सामत झील में पत्थर फेंके, मगर वो दोनों ज़िद के पक्के थे। अब उन्हें खुद आगे बढ़ना था। रात के खाने पर उन्होंने साथ को घर बुलाया था। हानिया इस बात से लाइम थी। शुमाई किस्मत, आज घर में दाऊद और पापा नहीं थे। खाने के बाद हानिया ने कमरे में भागने की कोशिश की थी मगर मम्मी की एक घूरी ने उसे एल्फी की तरह सोफे से चिपका दिया। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मम्मी के ड्रामे पर वो दांत कचकचा कर रह गई। तुम बात क्यों नहीं करती फ़ोन पर? तुमने फ़ोन किया ही कब? जब तुमने बात नहीं करनी तो मैं फ़ोन क्यों करूँ? मुझे गुस्सा था। वो साफ कोई से बोली। वो मुझे भी था और अभी भी है। तुम्हारा गुस्सा बेबुनियाद था और बेबुनियाद है। वो उसी के लहजे में जवाब दे रही थी। वो तो तुम्हारा गुस्सा भी बेबुनियाद था, यानी तुमने जो किया वो ठीक था। हानिया का पारा चढ़ने लगा। क्या किया मैंने? आई वॉज ड्रिंक। हो गया, जानबूझकर नहीं किया था। और क्या
क्या भी हो तो क्या बुराई है, मेरी तुम्हारी मंगनी हुई है, शादी भी अनकरीब होने वाली है। हानिया को उसकी दलील जहर लगी थी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वो चाहती थी पहली तलखियाँ फिर जिंदा हो, मगर मुझे बात करनी है। उस रात तुम मुझे कैसे धुतकार कर आई थी जबकि मैं कह रहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो तरशी से गोया हुआ। मैं शादी से पहले ना कोई हद पार करूँगी ना करने दूँगी। यह हद बंदी मेरे लिए क्यों? उस 2 टके की आशी के लिए तुम्हारी हद कहाँ गई थी? तुम्हारे दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है साद, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरा तो सिर्फ दिमाग गंदा है, तुम्हारा तो पूरा वजूद गंदगी की पोट है। तुमने सोचा होगा यहाँ कौन सा कोई देखने आएगा। हैरत तो मुझे उस बुढ़े बुढ़िया पर है जिन्होंने शट अप, जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट फ्रॉम एयर। ये पकड़ो अपनी अंगूठी और आइंदा कभी शक्ल मत दिखाना। चिल्लाते हुए अंगूठी उतारकर उसने साद की तरफ उछाल दी और उठकर कमरे की तरफ चल दी। मुझ में क्या कमी थी हानिया? वो भागकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम एक बेहया शख्स हो। तुम्हारी सोच गंदी नाली के पानी से भी ज़्यादा बदबूदार है। यानी मेरी मंगेतर गैर मर्दों के साथ रात बाहर गुजारे, मैं बेगैरत बनकर देखता रहूं? अब एक लफ्ज़ भी ऐसा मुँह से निकाला तो धक्के देकर निकलवा दूंगी। इसे सामने से परे धकेल कर वो जाने लगी तो साद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बातों का जवाब देकर जाओ। मैं पाबंद नहीं हूँ, सर से पैर तक सिर्फ मेरा हक है। उसने हानिया का हाथ पकड़ा तो हानिया ने उस पर हाथ उठा लिया, जिसे बर वक्त रोककर उसने हानिया का हाथ छोड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। हानिया की चीख निकल गई। आइंदा ऐसा सोचना भी मत। उंगली उठाकर उसने तनबीह की। हानिया की चीख सुनकर मम्मी भागी आई थी। क्या हुआ? इस घटिया शख्स को निकालिए घर से। इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं मर जाऊंगी मगर अब इस पर थूकूंगी भी नहीं। सुर गाल के साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तुमने हानिया को थप्पड़ मारा है? मम्मी बेयकीन खड़ी थी। ये थप्पड़ असूलन आपको मारना चाहिए था, या शायद मुझे उसी दिन मारना चाहिए था जब आपकी बेटी किसी दूसरे के साथ रात गुजार कर आई थी। बात थी कि कटारी थी जो उनका अंदर चीर गई। हैरान मत हो, इसे तसल्ली से पूछिएगा आखिर वो बंदा उसे इतना अजीज़ कैसे हो गया जिसकी खातिर इसने मेरी अंगूठी उंगली से निकाल फेंकी है। बम फोड़कर वो चला गया। हानिया कमरे में जा चुकी थी। हवास बहाल करके वो हानिया के कमरे में चली गई। ये क्या कह रहा था साद? जवाबन हानिया ने मनोहन सारा वाक़या उनके गोश गुजार कर दिया। अब अगर इस रिश्ते को कायम रखने का सोचा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। सुन होते दिमाग के साथ वो उसकी कहानी सुन रही थी। हानिया ने रिमशा की मंगनी की तकरीब में जो हुआ वो भी बता दिया था और उन्होंने मान लिया था कि इस रिश्ते को जारी नहीं रखा जा सकता। साद का साथ ख़त्म होने के बाद मम्मी फ़ौरन ही उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो गई थी। मंगनी ना टूटती तो उनका इरादा था इस साल अक्टूबर नवंबर में उसकी शादी के फ़र्ज से सबको दोष हो जाए। हानिया को शदीद किस्म की चुप लग गई थी। वो अभी तक शौक में थी। उसे तकलीफ़ मंगनी टूटने की नहीं, साद के बदले हुए रवैये से हुई थी। ये मंगनी घर वालों की रजामंदी से हुई थी। रिश्ता पापा कि किसी दोस्त के तवज्जुह से हुआ था, मगर हानिया ने दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल किया था। आम लड़कियों की तरह वो कभी सास से छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ा करती थी। वो 1-2 दिन पहले उसे अपनी सालगिरह की याद दहानी करवाती और वो भूल जाता। उसने कभी इस बात पर लड़ाई नहीं की कि साथ उससे घंटों फ़ोन पर बात नहीं करता या उसके लिए फूल और तोहफे वगैरह नहीं लाता। अंदर कहीं वो समझती थी कि ये चोंचले फिल्मों ड्रामों में तो हो सकते हैं मगर अमली ज़िंदगी में नहीं। वो तो बहुत प्रैक्टिकल होकर ये रिश्ता निभा रही थी और बदले में क्या मिला? बेहतबारी, शक और ज़िल्लत। वो बुरी तरह बिखरी हुई थी। उसकी हालत के पेश नज़र मम्मी चाहती थी कोई हो जो इस मुश्किल फेज़ से निकलने में मदद करे। फिर एक जानने वाले के ज़रिए ख़याम का रिश्ता आया। मुनासिब ख़ानदान के साथ ख़याम पढ़ा लिखा और बाशऊर लड़का था। उन्हें लड़का पसंद आया था मगर हानिया ने इनकार कर दिया। इन सारे उलझन भरे हफ्तेज़दा दिनों में एक खैर खुशी की भी थी। साजिद मामू का ख़ानदान वापस पाकिस्तान आ गया था। अब कम अज़ कम बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी अकेली नहीं रहेंगे। इस बात से हानिया के अंदर सुकून उतरा था। बरसात के पुरहब्स भरे दिन गुजरने के बाद सैफ के रिश्ते का पैगाम जैसे बाहर का संदेशा था। हानिया ने अब की बार कोई एतराज़ नहीं किया था। सैफ की ख्वाहिश पर घर में शाया रखा गया था जिसमें उसने ना सिर्फ हानिया को पसंद कर लिया था बल्कि उसकी माँ ने शगन के तौर पर कुछ कड़कते बड़े नोट हानिया की हथेली पर रख दिए। मम्मी पापा बहुत खुश थे और वो मुतमईन। जो भी था वो पुरसुकून थी। बाज़ औक़ात इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां मर्ज़ी और खुशी सानवी चीज़ों की हैसियत इख्तियार कर लेती है। उसे यकीन था वो खुश होना सीख लेगी मगर उसे इल्म नहीं था आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई। दोनों घरानों में इत्तेफाक से मंगनी की रस्म खारिज करके बराह रास्त शादी होना करार पाया था। मम्मी चाहती थी वो शादी पर बिल्कुल तरोताज़ा हो, इसीलिए शादी की ख़रीदारी कोई 1.5 माह पहले शुरू कर दी थी ताकि आखिरी दिनों में उसे बाज़ारों के चक्कर न काटने पड़े। उस रोज़ वो और सैफ ज़ेवरात देखने गए थे। पेड़ पौधों पर खिज़ा उतर आई थी। मौसम को उपटन लग चुका था। ज़ेवरात पसंद करके ऑर्डर देकर वो निकले तो सैफ उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। वो ऑर्डर सर्व करने का इंतज़ार कर रहे थे। जब उसने साथ को अपनी तरफ बढ़ते देखा उसका खून खुश्क होने लगा। कैसी हो? बिला इजाज़त कुर्सी घसीट कर वो उसके सामने आकर बैठ गया। शायद सवालिया नज़रों से तक रहा था और हानिया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी।
आपकी तारीफ़, हानिया का साबका मंगेतर और आप, हानिया का होने वाला शौहर। बड़ा संजीदा जवाब आया था मगर साथ कहका लगाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, नया मंगेतर, मुझे तो लगा था उसी से शादी करोगी जिसकी खातिर मेरी अंगूठी हाथ से उतारी थी। हानिया बेतासुर चेहरा लिए बैठी रही। वैसे ये गलत है, कम अज़ कम मुझसे ही वफादार रह लेती जिसके साथ। कमीनगी से हंसकर कहते वो उठ खड़ा हुआ। ये मेरा कार्ड है हानिया के होने वाले शौहर साहब, अगर ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा, मुझे मदद करके खुशी होगी। वो शाम की तरह डसकर नुज़ायदा रिश्ते का बदन नीला कर गया था। बिना कुछ खाए वो दोनों वहाँ से उठ गए। सैफ ने पूरे रास्ते एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और उसे घर छोड़ गया। अगली शाम उनकी तरफ से माजरत का फ़ोन आ गया। मम्मी हक तक रह गई थी, पापा भी बेहद परेशान थे। वो मट्टी का मुजस्मा बन गई थी, हंसी पहले ही रूठ गई थी, अब अल्फाज भी छिन गए थे। ये सर्दियों की पहली बारिश थी। अरसल प्लेट में गर्म चिप्स लिए उसके कमरे में आ गया। आइसक्रीम खाने चलें। ऐसे मौसम में वो बाहर निकलने के लिए बेचैन होती थी मगर आज उसने कमरे से कदम निकालना तो दूर, खिड़की से भी बाहर नहीं झांका था। मेरा दिल नहीं चाह रहा मगर मेरा चाह रहा है। हुलिया सुधारो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, कहकर वो बाहर निकल गया। वो हनूज बिस्तर में लेटी थी। उसका इंतज़ार कर करके वो दोबारा आ गया। ये क्या नहुसत फैलाई है यार, चलो बाहर एंजॉय करते हैं। उसने कंबल खींचा। मैं मनहूस हूँ, नहुसत ही फैला सकती हूँ, दूर आओ मुझसे और मेरे साय से भी बचो। वो चीख चीख कर रोने लगी थी। अरसल कंबल का कोना थाम कर खड़ा अफसोस से उसका चेहरा देख रहा था। फिर बिना कुछ कहे कंबल छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो मम्मी का सर खा रहा था। घुट घुट कर मर जाएगी, उसे निकालिए कमरे से। हालत देखिए, सदियों की बीमार लग रही है, मंगनी ही टूटी है, फिर क्या हो गया? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वो कोई बात मानती ही नहीं। 1000 बार पार्लर जाने का, कुछ ख़रीदारी वगैरह करने का कह चुकी हूँ। वो नहीं मानती तो क्या ज़बरदस्ती गोद में उठा कर ले जाऊँ? वो खुद उसकी हालत से नाला थी। उसे बड़े अब्बा के पास भेज दे कुछ दिनों के लिए। अरसल की बात पर वो सोच में पड़ गई थी। जगह की तब्दीली ने उस पर मस्बत असर डाला था। कम अज़ कम अब वो सांस खुलकर ले रही थी। जो घुटन उसके अंदर भर गई थी अब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। बड़ी अम्मी तो उसे देखकर हैरान रह गई। पीला जर्द रंग और बदन हड्डियों का ढांचा बन गया था। उन्होंने फुर्सत देखकर उससे पूछा भी था मगर उसने कुछ भी नहीं हुआ। आपका वहम है, कहकर बात ख़त्म कर दी थी। वादी पर खिज़ा का मौसम उतरा हुआ था। वो बाहर निकलती तो मज़ीद उदास होकर वापस आती। हल्दी लग गई मौसम को, अब देखना बादल रोएंगे। जाने की बात बेबात उसके आंसू निकल पड़ते थे। उसकी दिलजोई के लिए रात को बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया गया था। हस्बे साबिक सलमान का बुलाया गया। रस्मी सी सलाम दुआ और हाल अहवाल का अंदाज़ बता रहा था। कुछ बदल गया था हानिया में। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठी उन्हें खुशगपियाँ करते देख रही थी। अबू ज़र ने साउंड सिस्टम सेट करवाया था और अब एक मशहूर इंग्लिश गाना बज रहा था। उसे बेतहाशा रोना आ रहा था, इसलिए खामोशी से उठकर नीचे चली गई। कुछ देर बाद बड़े अब्बा उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ है हानिया, मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब लग रहा है। बड़े अब्बा ने इतने प्यार से पूछा था कि वो खुद पर बंद नहीं बांध सकी और सब कुछ बता दिया। वो खामोशी से सुनते उसे आंसू बहाते देख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि साद ने ठीक किया, लेकिन उसकी जगह आकर देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। बात छोटी नहीं थी, ज़िंदगी ऐसी ही है। लोग आपका अंदर नहीं देखते, सिर्फ वो देखते हैं जो हम करते हैं। बस ये जान लो, रब दो आलम ने तुम्हारा उसका साथ ऐसे और यहीं तक लिखा था। हाँ मगर सैफ को सब बताकर उसने गलत किया। इस सारे में कसूर तुम्हारा भी नहीं। अपने मामलात सच्चे दिल से ऊपर वाले के सुपुर्द कर दो, वो खुद सब देख लेगा। अब मैं तुम्हें उदास या परेशान न देखूँ। बड़े अब्बा की बातों से उसके अंदर सुकून उतरा था। हानिया की तकलीफ़ अपनी जगह, मगर वो खुश थे कि 2 बच्चे जिन्होंने उनसे बेगर्ज़ मोहब्बत की थी उनके एक होने का मौका बन गया था। अगला दिन बड़ा निखरा और तरोताज़ा था। बड़े अब्बा अपने किसी वकील दोस्त से मिलने जा रहे थे। उन्होंने हानिया को भी साथ ले लिया था। मौसम की पहली बर्फ़बारी थी। स्याहों से शायराएँ भरी पड़ी थी। ज़िंदगी जैसे फास्ट ट्रैक पर दौड़ी चली जा रही थी। हानिया को दोबारा ज़िंदगी का एहसास हो रहा था। विंडस्क्रीन से टकराते बर्फ़ के नन्हे गाले उसके दिल में खुशी का एहसास पैदा कर रहे थे। शाम को जब वापसी हुई तो बहुत सारी मनफी सोचों का खात्मा हो चुका था। अगले काफ़ी सारे दिन वो कभी जहन और कभी अबू ज़र के साथ घूमती फिरी थी। वो हैरान थी, अब तक मम्मी ने उससे वापसी का नहीं पूछा था। सुकून के ये दिन बहुत थोड़े थे। एक शाम वो मनाल और किंजा के साथ स्नोमैन बनाने के बाद अंदर आई तो मामू साजिद को बड़े अब्बा पर चिल्लाते सुना। पूरे घर में उन दोनों की आवाज़ गूंज रही थी। उनकी प्राइवेसी के ख्याल से वो ऊपर अपने और मनाल के मुश्तरका कमरे में चले गए। अगली सुबह सबका मूड बेहद ख़राब था। हर बंदा उसे नज़रअंदाज कर रहा था, यहाँ तक कि मामू ममानी ने उसके सलाम का भी जवाब नहीं दिया था। वो सोच रही थी उससे गलती क्या हुई, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उसी शाम मम्मी भी आ गई थी। तब उस पर राज खुला। मामू पाकिस्तान तो भाई के साथ छोड़कर गए थे, मगर गैर मुल्क में सेट नहीं हो सके। बड़े अब्बा से सारे बच्चे अपने अपने हिस्से ले चुके थे। अब बस ये घर बचा था जो बड़े अब्बा के नाम था। अब साजिद मामू कह रहे थे इस घर को बेचकर बड़े अब्बा उनके साथ चलें ताकि वो दोबारा कोशिश कर सकें। पाकिस्तान वापस आना उनकी मर्ज़ी नहीं, मजबूरी थी। अब जब घर की बात हुई तो बड़े अब्बा ने इंकशाफ किया कि घर तो वो हानिया और सलमान के नाम कर चुके थे। इसी गुस्से में उन दोनों के दरमियान तू मैं हो गई थी। फिर मामू ने फ़ोन करके मम्मी को बुलवा लिया कि वो बड़े अब्बा को समझा और हानिया के ज़रिए उन पर दबाव डालें।
हानिया का दिमाग फटने वाला हो चुका था। सोच सोच कर मम्मी के कहने से पहले उसने बड़े अब्बा से बात करने की ठानी। बड़े अब्बा आइसक्रीम खाने चले। उसने जितने लाड से पूछा था, इनकार हो ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो दोनों घर से बाहर जा रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया बड़े अब्बा? क्योंकि जब साजिद वापस आया तो मुझे यही शक गुजरा था, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इस घर को बहुत मोहब्बत से बनवाया था और अब इस घर की एक एक ईंट से मैं इस मतलब परस्त औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हानिया को लगा सारे सवाल जवाब ख़त्म हो चुके। आप मेरे नाम ना करते। तुम्हें वादी से जो मोहब्बत है मैं जानता हूँ, यही मोहब्बत इस घर को आबाद करेगी। सिर्फ इसीलिए सलमान ने मेरा इन सबसे बढ़कर ख्याल रखा है। उसकी बेगर्ज मोहब्बत मुझ पर कर्ज है जो मैं अदा तो नहीं कर सकता, मगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ज़रूर दे सकता हूँ। बड़े बाप सारा घर उसी के नाम कर देते। उसकी बात पर वो मुस्कुराए। मैंने घर उसके नहीं तुम्हारे नाम किया। अगर तुम्हारे नाम कर देता तो मुझे पता है ज़रा सा दबाव पड़ने पर तुम उनके हाथ में थमा देती। कम से कम सलमान ऐसा नहीं करेगा। अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। जवाबन उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाज़नीन तो भाई के बुलावे पर आई थी कि बेटी और बाप पर दबाव डालकर उन मामलात से किनारा कश हो सके, मगर यहाँ आकर उन्हें एहसास हो रहा था कि ये सफ़र इस वक्त उनकी अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत था। रात का दूसरा पहर था। सब अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। नाज़नीन माँ के पास बैठी थी। मिलने मिलाने और बातें करने में इशा की नमाज को काफ़ी देर हो चुकी थी। सो अब्बा जान उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। नाज़नीन मुंतज़िर थी कि कब वो नमाज़ पूरी करके आएँ तो वो उनसे बात कर सके। नमाज़ पढ़कर दुआ मांगने के बाद उन्होंने नाज़नीन पर फूंक मारी और उनके साथ ही हीटर के करीब बैठ गए। हानिया का ध्यान क्यों नहीं रखती तुम? रखती तो हूँ, लगता तो नहीं। बस एक तो हालात ऐसे हो गए थे और फिर वो हसास बहुत है, छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेती है। नज़र चुराकर उन्होंने सारा मलबा उसकी हसासियत पर डाल दिया, वरना वो खुद इस कदर परेशान रही थी। अगर साथ के साथ मंगनी बरकरार रहती तो वो अब तक हानिया के फ़र्ज से सबको दोष हो चुकी होती। हाँ, मुझे बताया उसने। अब फिर क्या सोचा है इसके लिए? अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। जब हुक्म हुआ लम्हा भर की देर नहीं करूँगी। वैसे तो तुम लोगों ने सारे मामलात बाला ही बाला तय कर लिए थे, फिर भी अगर किसी काबिल जानो तो एक रिश्ता है मेरे पास। नाज़नीन को लगा शायद वो अब्बू ज़र के लिए हानिया का रिश्ता मांगने वाले। एक वक्त तक उनके दिल में भी ये ख्वाहिश रही थी, मगर जब भाई भावज ने कोई बात नहीं की तो वो खुद क्या कहती? भला बेटी की माँ होकर खुद कैसे सवाल कर सकती थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? लड़के के माँ बाप नहीं है, बल्कि करीबी कोई रिश्ता मौजूद नहीं। अपना होटल है, शौकिया खाने वगैरह पकाता है, वहाँ शरीफ पढ़ा लिखा है और सबसे बढ़कर अपनी हानिया को पसंद भी करता है। ठहर ठहर कर उन्होंने बात मुकम्मल की और नाज़नीन का चेहरा देखा। मैं कल बुलवा लेता हूँ, एक बार देख लेना। सच कहूँ तो मुझे मेरी सगी औलाद से ज़्यादा अजीज़ है। क्या ये वही है जिसके नाम आपने ये घर किया? उनकी वालहाना मोहब्बत को देखते हुए नाज़नीन ने अंदाज़ा लगाया। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अगर आपको पसंद है तो मेरे देखकर कबूल करने या नापसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बस उसके पापा से बात कर लूँ और फिर हानिया से पूछ लेंगे। हानिया से तुम मत पूछना, मैं खुद बात करूँगा। अपने आने का मकसद फरामोश करके नाज़नीन बड़े दिलो दिमाग के साथ वहाँ से उठी थी, क्योंकि अगले दिन उन्होंने अब्बा जान से बात भी की थी, मगर उन्होंने कतियत से उन्हें इस मामले से अलग रहने का कहा था। अगली शाम वो हानिया को लिए बगैर वापस चली गई थी। घर का माहौल वैसे ही घुटन ज़दा था। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी के अलावा सबके लिए वो गैर मौजूद थी। हैरत तो ये कि अब उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। वो रोज़ सुबह नाश्ते से पहले घर से निकल जाती और घूम फिर कर उस वक्त शाम वापस आती जब सब नाश्ता कर चुके होते। अलबत्ता बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी अब भी उसके आने का इंतज़ार करते थे। अब उसके ऐसे जाने पर बड़े अब्बा कुछ भी नहीं कहते थे। उन्हें तो बस नाज़नीन के फ़ोन का इंतज़ार था। फिर एक शाम नाज़नीन ने फ़ोन पर उन्हें रजामंदी दे दी। बाप का उनकी ज़िंदगी के लिए लिया गया फ़ैसला ऐसा शानदार था कि अब भी दोनों मियाँ बीवी उन्हें दुआएं देते थे। ऐसे में अपनी लाडली नवासी के लिए वो कैसे किसी गलत शख्स का इंतखाब कर सकते थे? यूँ भी दोनों ने एक एक बार अपनी मर्ज़ी कर देखी थी। बड़े अब्बा बहुत खुश थे हानिया से बात करने के लिए। अगली सुबह वो उसके साथ निकले थे। हानिया ने उनकी ख्वाहिश और माँ बाप की रजामंदी बिल्कुल खामोशी से सुनी थी और फिर इत्मीनान से इनकार कर दिया। ना मैंने ऐसा पहले कभी सोचा था और ना अब सोचूंगी। ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले खुद को हक पर समझे, इसलिए इस मामले को यहीं ख़त्म कर दे। बड़े अब्बा ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो झूठ नहीं कह रही थी। इसके बावजूद वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हुए थे। वो उसे मना सकते थे, वो कोशिश कर सकते थे अगर वो वहाँ रुकती। ये पहली बार था जब उसने खुद से घर वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। कुछ दिन और रुक जाती। बड़े अब्बा का नाराज़ लहजा गोया शिकवा था। मैं नहीं चाहती मेरा उससे सामना हो। फिर यहाँ सबके रवैये सहने की हिम्मत नहीं मुझ में। दाऊद भाई से कह दे वक्त निकाल कर मुझे यहाँ से ले जाएं। वो वापसी के रास्ते पर कदम रख चुकी थी और वो बेचारगी से उसे देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हानिया फ़ोन करके दाऊद को लेने आने का कह चुकी थी। दाऊद ने 1-2 दिन में आने का कहा था। उससे पहले दाऊद उससे लेने आता। साजिद मामू अपनी बीवी
और बच्चों के साथ घर छोड़ गए थे। जाते हुए उन्होंने ये बताना गवारा नहीं किया कि वो कहाँ जा रहे हैं। एक बार फिर पूरा घर खामोशी की लपेट में आ गया था। हानिया को यकीन था बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी इस तरह मामू के चले जाने से बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए होंगे, मगर उन्होंने किसी भी तरह इस अफसरदगी का इजहार नहीं किया था। अब हानिया का दिल चाह रहा था कि दाऊद उसे लेने आए। अपनी जल्दबाजी पर उसे अफसोस भी हुआ था। सलमान ही था, भला वो कौन सा उसे खा सकता था। आज वो खौफजदा होकर भागने लगी थी। खैर अब क्या हो सकता था। आज पहली बार वो नाश्ता बनाने की नीयत से बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी। कुल मीना ने पराठे लिए डाले और वो अंडे फ्राई करने की कोशिश करती रही। एक अंडा पैन से चिपक गया। अभी तेल ठंडा था। दूसरा अंडा पहले वाले चिपके हुए अंडे से लगकर जल गया। ये काम मेरे बस का नहीं, कुल मीना से कहकर वो बावर्ची खाने से निकल आए। नाश्ता करने के बाद वो अपना कमरा समेटने के लिए ऊपर चली गई। काम तो कुछ था ही नहीं। आज दाऊद उसे लेने आने वाला था, इसलिए अपने कपड़े वगैरह बैग में डालते वो बेहद उदास हो रही थी। यूं ही खिड़की पर नज़र पड़ी तो वो उठकर खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। जाने कितनी देर वहाँ खड़ी बाहर देखती रही। दरवाजे पर दस्तक उसकी आवाज़ वापस ले आई। आ जाएं कहकर वो बेदिली से बेड पर जा बैठी जहाँ उसका खुला हुआ सफरी बैग पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। गैर मुतवक्का आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ाकर सीधी हुई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे ठीक नहीं लग रही, वो बेतकल्फ़ी से कहकर दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खोल के खिड़की के पास कुर्सी पर जा बैठा। मेरी तबीयत ख़राब रही पिछले दिनों, शायद इसीलिए। कपड़े तय करके बैग में डालते वो मसरूफ़ नज़र आने की कोशिश कर रही थी। जा रही हैं? मुझे अंकल ने बताया आपकी मंगनी ख़त्म होने का। शायद यही आपकी तबीयत ख़राबी की वजह रही है। सलमान का तज्जिया 100% दुरुस्त था, मगर उसने इकरार नहीं किया। बहुत चाहती हैं उसे? सलमान जानता था किस कदर तकलीफ़ से ये अल्फाज उसके लबों से अदा हुए थे। मैं नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि मैंने पूरे खलूस से अमली बुनियादों पर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी। उसका लहजा सच्चाई का अमीन था। चंद साल पहले मैं यहाँ आई थी तो एक सुबह मुझे यहाँ एक बूढ़ा शख्स मिला। उसने मेरा माथा पड़ा। उसने मुझे बताया एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा और उसने कहा उसका नाम सीन से होगा, जिसके साथ उसकी बात काट कर सलमान ने अपनी बात भी अधूरी छोड़ दी। हानिया ने हैरत से उसे देखा। वो बादशाह खान था और मैंने उससे कहा था मेरा नाम भी तो सीन से शुरू होता है। वो जैसे किसी गहरे शौक़ में थी। मैंने उसे सच मान लिया था। इसीलिए जब साथ का रिश्ता आया तो मैंने सोचने समझने के लिए भी वक्त नहीं लिया। फिर सैफ, अगर आप कुछ दिन रुक जाती तो शायद आपको पता चल जाता। ये इशारा किस सीन की तरफ था। अपनी अपनी जगह दोनों खामोश थे। चंद साहते ऐसे ही चुप की नज़र हुई। क्या आप मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मैं नहीं चाहती ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे ये ताना सुनने को मिले कि मेरे दिल में खोट था जो साथ के साथ ख़यानत की। सलमान को इल्म हो चुका था कि हानिया की मंगनी किन हालात में टूटी है। मैं आपकी मोहब्बत में वैसे ही मुब्तला हूँ जैसे आप वादी की मोहब्बत में मुब्तला हैं। जैसे आप बर्फ़ज़ारों के नज़ारे देख देख कर नहीं उकताती, वैसे मैं भी आपकी बातों आपके रूप से नहीं उकताऊँगा। मैंने इतने साल एक तरफ़ा मोहब्बत में गुजारे हैं, आने वाली ज़िंदगी भी गुजार लूँगा, मगर ये बात दावे से कह सकता हूँ मेरी तरह आपको कोई नहीं चाहेगा। हमारे दरमियान कुछ भी शर्मनाक नहीं। ये हम दोनों के अलावा सिर्फ हमारा खुदा जानता है। कल को अगर ये बात किसी और पर खुली तो किस किस को सफाइयाँ देती फिरेंगी। एक मंगनी टूटने पर आप इतना बेहाल है तो कल को खुदा न ख्वास्ता इससे मजबूत रिश्ता डगमगाया तो क्या करेंगे। और आखिरी बात, ख़िज़ाओं के खौफ से आंगन में बेले लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी बात मुकम्मल करके उसे सोच में डूबा छोड़कर वो बाहर निकल गया। अपनी पैकिंग मुकम्मल करने के बाद वो नीचे चली गई। दोपहर का खाना सलमान और गुलमीना ने बनाया था। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। खाने के बाद वो बेवजह इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन माहौल पर छाया जमूद बदस्तूर कायम था। दाऊद भी सहर पैर में आ गया था। बड़े अब्बा उसे नज़रअंदाज किए खबरों में घुसे बैठे थे। बड़ी अम्मी दाऊद के लिए खाना लगवा रही थी और सलमान अपने घर जा चुका था। वो मुतमईन थी, पुरसुकून, चेहरा काफ़ी हद तक तरोताज़ा लग रहा था। काश मैं तुम्हें बता सकता, समझा सकता, कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हम पहले भी दुआएं देते थे, अब भी दुआएं देंगे। वापसी के लिए निकलते हुए बड़े अब्बा ने सर पर प्यार देते हुए कहा तो हानिया ने उन्हें बहुत थका हुआ महसूस किया। दाऊद ने उसका बैग गाड़ी की डग्गी में रखा तो वो 1 मिनट कहकर साथ वाले घर की तरफ चली गई। पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया। सलमान उसे देखकर हैरान हुआ। जा रही हूँ, सोचा मिलती जाऊँ। वाकई जा रही हैं आप? उसे तवक्को नहीं थी कि वो इतनी कठोर होगी। उसका इजहार मोहब्बत भी बेमोल कर दिया था उसने। जाऊंगी नहीं तो आप लेने कैसे आएंगे? सर झुकाकर उसने आहिस्तगी से कहा। सलमान को एक लम्हा लगा था समझने में। खुशी से दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी अकेली हैं, मेरे आने तक उनका दोहरा ख्याल रखिएगा और अपना भी, कहकर वो तेज़ी से पलट गई। मैं अकेला ज़्यादा देर तक जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, इसलिए जल्द आऊँगा इंशाल्लाह। अपने पीछे उसने आवाज़ सुनी और जाकर गाड़ी में बैठ गई। बर्फ़ज़ारों ने उस शोख रंग तितली को हमेशा के लिए रोक लिया था। भला ऐसी मोहब्बत करने वाले कहाँ मिलते हैं? और वो भी सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे सोच रही थी, भला ऐसी मोहब्बत करने वाले कहाँ मिलते हैं।
तो होपफुली कि आप लोगों को ये नावल पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इस नावल को। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।